धरती के बियॉन्ड क्या जीवन संभव है? बहुत ज़्यादा इसकी संभावना है। तो ना सिर्फ ये संभव है कि एलियंस हो सकते हैं, यानी कि दूसरे ग्रह पर रहने वाले प्राणी हो सकते हैं, ये भी संभव है कि कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनमें प्राणी हमारे जैसे हैं। टाइम ट्रैवल टेक्निकली इज ऑलरेडी हैपेंड, बैकवर्ड नहीं हुई है, फॉरवर्ड हुई है कि ब्रह्मा जी पहले कल्प करेंगे, फिर प्रलय होगा, तो फिर कल्प होगा, फिर प्रलय होगा, और एक कल्प का जो एज है वो 4.5 बिलियन साल के लगभग आती है। तो बहुत सारी ऐसी ब्रह्मांड है हमारे पैर के नीचे भी और हमारे सर के ऊपर भी जो हमें बिल्कुल नहीं पता, हमें 1% भी नहीं पता। हमें यही नहीं पता हमें सपने क्यों आते हैं। AI विल बी टेकिंग ओवर, तो आप AI को कैसे देखते हैं? 30 करोड़ जॉब्स अगले 2-3 साल में इफेक्टेड होंगी। वी कैन नॉट हैव 4-year बीटेक प्रोग्राम्स एनी मोर। आपका अब्दुल कलाम साहब के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? वेलकम टू द शो सर। बहुत अच्छा लगा आज आप हमारे साथ हैं। बहुत सारी ज्ञान की बातें होंगी, लोग बहुत कुछ सीखेंगे, खासकर स्टूडेंट्स। आपको भी मेरा नमस्कार मोहित जी, और पब्लिक इंटरेस्ट चैनल के जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबको मेरा नमस्कार, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू टॉकिंग टू यू। सवाल पूछिए। थैंक यू सर। सबसे पहले सर पहला सवाल, बताइए। होमी लैब्स आपका अपना एक कंपनी जिसमें CEO फाउंडर, इसके बारे में पहले बताइए सर, क्या है, क्या अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है आगे जनरेशन के लिए, जो लोग पढ़कर आने वाले हैं, जॉब्स क्रिएट करने वाले हैं, आप क्या है सर ये? होमी लैब्स, आप जहांगीर भाभा होमी के नाम से हमने इस लैब को बनाया है जी, जो भारत के पायनियरिंग न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, विश्व के पायनियरिंग न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। साथ ही साथ वो डॉक्टर कलाम के भी एक रूप में गुरु थे, और डॉक्टर कलाम के साथ मैंने काफी समय भी व्यतीत किया और वो मेरे गुरु थे। सो डॉक्टर कलाम 2013-14 के तकरीबन की बात है, और डॉक्टर कलाम चाहते थे कि भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें एक परिवर्तन लाया जाए, ट्रांसफॉर्मेशन, मॉन्यूमेंटल ट्रांसफॉर्मेशन हो। क्या हो सकता है? तो हम लोगों ने बहुत सारे विदेशी पद्धतियों का अध्ययन किया, अपनी जो धरोहर है उसका अध्ययन किया कि हमारी संस्कृति में क्या धरोहर थी शिक्षा को लेकर के, और क्या नया शिक्षा में किया जा सकता है तकनीक यानी टेक्नोलॉजी का यूज करके। इन सारी चीज़ों को हमने कल्मिनेट किया, और डॉक्टर कलाम और मैंने जो निष्कर्ष निकला वो ये था कि हमें एजुकेशन को फ्यूचरिस्टिक बनाना चाहिए, यानी कि ना सिर्फ हम वो पढ़ाएं जो हो चुका है, जो इम्पोर्टेंट है, इतिहास इम्पोर्टेंट है, वर्तमान भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन भविष्य सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शिक्षा का जो उद्देश्य है वो ये है कि भविष्य के नागरिकों को तैयार करना। इतिहास के नागरिकों को तैयार नहीं करती है, भविष्य के लोगों को तैयार करती है। तो भविष्य कैसे पढ़ाया जाए, इसके ऊपर हमने एक सीरीज ऑफ किताब लिखी जिसका नाम है रीइग्नाइटेड। काफी फेमस किताब हुई, और ऑफ कोर्स डॉक्टर कलाम 2015 में चल बसे, एटलीस्ट भौतिक दुनिया से तो चल बसे, विचार के रूप में वो जीवित रहे। उन विचारों को हमने आगे बढ़ाया कलाम सेंटर के माध्यम से, और उसी कलाम सेंटर के अंदर हमने होमी लैब को जन्म दिया। और होमी लैब का अर्थ यह है अब कि हम फ्यूचरिज्म पढ़ाएं, भविष्य में क्या होने वाला है ये पढ़ाएं, जैसे कि हम अंतरिक्ष में रहेंगे, हम मंगल ग्रह पे अपनी बस्ती बसाएंगे, हम चंद्रमा में माइनिंग करेंगे, हम भविष्य में ऐसी टेक्नोलॉजीज बनाएंगे जिससे जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमंस बन पाए, जिससे कि जो बीमारियां होती हैं जैसे कैंसर होती हैं तो जेनेटिकली ट्रांसफर होती हैं, हम उनको हटा पाएं। हम भविष्य में फ्यूजन पावर यानी कि समुद्र के पानी से भी हम बिजली निकाल पाएंगे, इतनी सारी जितनी बिजली की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हम ब्लैक होल्स तक जाएंगे। इन सारी चीज़ों को हमें बच्चों और युवाओं को पढ़ाना है, तो वो पढ़ाते हैं। अब शुरू में तो किताबों से पढ़ाते थे, फिर वीडियोस भी बनने लगी, और अब हमने एक नया प्लेटफॉर्म बना दिया है जिसमें हम वर्चुअल रियलिटी, यानी हेडसेट होता है ना, VR क्लास, उसमें ले जाते हैं उन बच्चों को भविष्य में और उन युवाओं को, और उनसे कहते हैं कि अब आप करके दिखाओ और खुद करके देखो। तो दुनिया की सबसे अच्छी लैब्स, वो लैब्स जो शायद बनी भी नहीं है अब तक, उन लैब्स को हम भारत के युवाओं तक पहुंचा पा रहे हैं, ₹1 रोज। इतनी क्या बात है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट फ्री है ये। तो फ्री कुछ नहीं होना चाहिए, फ्री नहीं होता। ₹1 रोज है, और ₹1 रोज की कीमत, मोहित आपके लिए शायद ₹1 रोज की कोई कीमत नहीं है, लेकिन लोग ऐसे हैं भारत में जिनके लिए ₹1 रोज भी एक कीमत है। और हमें उस भारत, वो एक इंडिया एक भारत बोलते हैं ना, उस भारत के अंतिम बच्चे तक पहुंचने की क्षमता रखनी है। मेरा तो ये मानना है कि ₹1 रोज से भी नीचे हमें जाना चाहिए। क्या सरकार मदद कर रही है इसमें कुछ? अभी तो सरकार के साथ इसमें हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे। हम चाहते हैं कि एक इंडिपेंडेंट इंजन तो बना लें, उसके बाद सरकार बिल्कुल ले बेशक ले। हम तो चाहते हैं सरकारी स्कूल तक जाए और सस्ते में जाए, फ्री में जाए, लेकिन पॉइंट यह है कि क्वालिटी नहीं गिरनी चाहिए।
और ये सिर्फ मेरे प्रोडक्ट की बात नहीं है, किसी भी प्रोडक्ट में जब हम बात करते हैं कि ये प्रोडक्ट हम मासेस के लिए बना रहे हैं, हम उन लोगों के लिए बना रहे हैं जिनके पास आर्थिक रूप से अशक्त हैं। जी। अशक्त कोई नहीं होता, आर्थिक रूप से कमजोर हो सकता है कोई। आर्थिक कमजोरी टेम्पररी होती है, ठीक है, वैचारिक कमजोरी परमानेंट होती है। तो जो आर्थिक रूप से अशक्त बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि उनके लिए अगर हम कोई चीज बनाएं तो उसकी क्वालिटी किसी टॉप लेवल से नीचे होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। और भारत में ये हो सकता है क्योंकि संख्या बहुत है। तो संख्या के गेम अगर हम खेलें, स्केलेबिलिटी का गेम जिसको हम इकोनॉमिक्स में बोलते हैं, तो भारत के आखिरी बच्चे को जो सबसे गरीब तबके से आता है, आर्थिक रूप से गरीब तबके से आता है, आप उसको भी सबसे अच्छी क्वालिटी दे सकते हैं। तो अगर उन प्रोडक्ट्स जिनको हम गांव में लेके जा रहे हैं या हम गरीब बच्चों को भी दे रहे हैं, वो प्रोडक्ट बिल्कुल अलग नहीं है। अगर एस्ट्रोनॉट बनाने की ट्रेनिंग हम एक बहुत हाई एंड बच्चे को दे रहे हैं, तो उसी प्रोडक्ट को हम एक लो एंड इकोनॉमिकली बच्चे को भी देंगे, उसकी लैंग्वेज में देंगे। कोई जरूरी नहीं है कि अंग्रेजी भाषा में दें, हिंदी भाषा में देंगे, तमिल में देंगे, तेलुगु में देंगे। सीखने के लिए ज्ञान किसी भाषा का मोहताज नहीं होता। तो ऐसी चीज बनानी चाहिए। ये मेंटालिटी हमें हटानी चाहिए कि प्रोडक्ट की क्वालिटी गिरा सकते हैं, बिल्कुल नहीं गिरा सकते। गांव की सड़क भी उतनी अच्छी होनी चाहिए जितनी अच्छी हाईवे होनी चाहिए। बहुत बहुत अच्छा थॉट है सर ये। लेकिन एक बहुत बेसिक सा सवाल दिमाग में आता है और शायद बहुत लोगों के आता होगा, व्हाई ऑल दी बिग कंपनीज, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, ये सब सर यूएस में है और हम सब उन्हीं के अधीन हो चुके हैं टेक्नोलॉजी वाइज, और बहुत सारी चीजों की तरह से डेटा भी हमारा उनके पास जा रहा है। इंडिया में क्या कमी रह गई इतना टैलेंट होने के बाद कि हम उस लेवल पर आकर बात ही नहीं कर पाते, हम कुछ बना ही नहीं पाते? अभी आपने माइक्रोसॉफ्ट का एग्जाम्पल देखा होगा। तो क्राउड स्ट्राइक की वजह से पूरा विश्व एक तरह से बंदी बन गया था यूएस का, ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। चाइना, रशिया इनसे अलग रहे फॉर ऑब्वियस रीजन। चाइना तो आपको पता ही है। इंडिया इतना सशक्त होने के बाद हम कहां पर स्टैंड कर रहे हैं इन फ्यूचर? भारत देश की जो अभी आप एक गणराज्य लोकतंत्र देख रहे हैं, उसकी उम्र कितनी है? 76 साल। सन 47 से शुरू हुआ, 77 होने वाले हैं जी। ठीक। अमेरिका की उम्र कितनी है आजाद देश होते हुए? 200 के आसपास तो 200 से ऊपर, 250 साल होने वाले हैं उसको, ठीक है। अभी जिस देश ने 250 कदम चले और जिस देश को चलने के लिए सिर्फ 77 कदम मिले, आप उनको बराबर नहीं कह सकते कि अभी तक तुम बराबर क्यों नहीं पहुंच गए। हम शुरू कहां से हुए थे? हम एक ऐसे देश से शुरू हुए थे जो एकदम लुट पिट चुका था जी। इसके पास खाना नहीं था। हमारा पहला फोकस था कि खाना कैसे, रोटी कहां से मिलेगी। रोटी कपड़ा मकान वाले देश से गुजरते हुए अब हम चंद्रयान, गगनयान, मंगलयान वाला देश तो बन गए, है ना, बन गए, मानते हैं। तो एक लीप तो है ये भी सच है कि आज टाटा जैसे हमारी कंपनीज विदेशी यूके की कंपनीज को अक्वायर कर ली है, और बहुत सारी कार की कंपनीज जो दुनिया भर में है वो ओन्ड बाय इंडियंस हैं। हमने एक चरण आता है देश का किसी भी, पहले तो हम रोटी कपड़ा मकान से आगे निकले, हमने शिक्षा पे फोकस किया, उन शिक्षित युवाओं को हमने पूरी दुनिया में भेजा, सिर्फ अपने तक ही नहीं रखा, हम बाहर भी गए और वही सीईओज बने। ग्लोबल कंपनीज के, इन सारी कंपनियों जिनका आप नाम ले रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल और इन सब के सीईओज भारतीय शिक्षा व्यवस्था से निकले हुए बच्चे हैं। ऐसा भी नहीं कि भारतीय मूल के हैं, भारतीय शिक्षा व्यवस्था से निकले हुए बच्चे हैं। तो हमने शिक्षा तो अच्छी बना ली, कम से कम एक लेवल पे बना ली। बहुत कुछ करने को है, मैं ये भी मानता हूँ। तीसरा चरण आता है जब देश आत्मनिर्भर बनना शुरू हो जाता है, जो अब आ रहा है। आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ एक देश अन्वेषक बन जाता है, इनोवेटर बन जाता है, जो आप बनाना चाहते हैं। जैसे कि कुछ क्षेत्र में हम अन्वेषक बन गए हैं। हम चंद्रयान लेकर के दक्षिणी ध्रुव पे जाने वाले, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे जाने वाले पहले देश बन गए, अव्वल नंबर के देश बने। शिव शक्ति नाम दिया गया, शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया। हमने अपना इंडिजीनियस न्यूक्लियर प्लांट बनाना शुरू किया था उसी काल में, वो भी हमने पूरा किया। हमने ऐसे बहुत सारे काम, हम अंतरिक्ष में भारतीयों को भेजेंगे भारतीय टेक्नोलॉजी से, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। सो कुछ क्षेत्रों में हम तेजी से आगे निकले हैं, कुछ क्षेत्रों में हम थोड़े कम तेज आगे निकले हैं। जिनमें कम तेज आगे निकले हैं, अब उनमें हमें फोकस करना है। बट हम ये नहीं कह सकते कि क्यों नहीं हमारा देश जो है अमेरिका के बराबर पहुंच गया है, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में अमेरिका से ज्यादा अच्छे भी हैं, ये भी सच है। कई क्षेत्रों में हम उनसे पीछे हैं, लेकिन जो हमारी 77 साल में जो हमने कदम जहां से जहां तक आए, जिसको आप डेल्टा चेंज बोल सकते हैं एक देश का, वो एग्जाम्पलरी। आपको पता है जब 47 में हम आजाद हुए थे, तो विदेशी मीडिया और विदेशी लेखकों ने कहा था कि सन 1960 तक अगर भारत टिक गए तो बहुत बड़ी बात है। सबने कहा था 60 तक तो भारत का विघटन हो जाएगा, देश ही नहीं बचेगा। हमने देश ही ऐसा बनाया है जिसमें हर प्रकार का मसाला लगा दिया, अब तो ये टूटेगा। और वो इसी इंतजार में थे कि 13 साल के अंदर ये देश वापस टूट जाए, ताकि वापस इसका एक्सप्लॉयटेशन कर पाए, लेकिन नहीं हुआ। वो एक बहुत बड़ा स्टेप था। तो ये देश जहां से शुरू हुआ और जहां पहुंच गया, वो एक बहुत बड़ी लीप है।
अब हमें इसके लिए एरोगेंट नहीं हो जाना चाहिए कि हमने तो बहुत बड़ी लीप मार ली, तो फिर वो खरगोश और कछुए वाली कहानी बन जाएगी। तो हमें बहुत कुछ करना है और हम सही रास्ते पर हैं। कुछ कठिनाइयां हैं, चुनौतियां हैं, कुछ हमारी इनहेरेंट चुनौतियां हैं, कुछ विदेशों द्वारा जनित चुनौतियां हैं, उन सबको हमें पूरा करना है। लेकिन अगर आप 47 से लेकर के आज तक की प्रोग्रेस को नंबर दीजिए तो हम अमेरिका के पहले 77 साल में जो उन्होंने प्रोग्रेस करी थी, हम उसको कहीं भी बीट कर सकते हैं। वंडरफुल। ये एक अचीवमेंट है, बड़ा अचीवमेंट है ना। एक देश जो खाना नहीं खा पाता था, आपको पता है कि आजाद भारत में कभी मैस स्केल पे भुखमरी नहीं आई। लार्ज स्केल भुखमरी कभी नहीं हुई। छोटे मोटे इंसिडेंट्स हुए हैं, वो भी नहीं होने चाहिए थे, अब बिल्कुल नहीं होते हैं। लेकिन 47 का वो भारत जो अमरीकी गेहूं पर निर्भर होता था और अमेरिका हमारे साथ दादागिरी करता था कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ये गेहूं की जो शिप है इसको भारत की जगह कहीं और भेज दूंगा और आपके पास रोटी कल की नहीं बचेगी। वो देश आज कह रहा है कि मैं 80 करोड़ लोगों को फ्री में खाना खिलाऊंगा, आप काम पे फोकस करो, खाना तो मैं खिला दूंगा आपको। दैट इज अ बिग लीप। एब्सोल्युटली। सो इट्स अ मैसिव चेंज। हम लोग को अपने दादा और दादी से पूछना चाहिए कि किस प्रकार की जीवन उन्होंने जिया है वर्सेस किस प्रकार की सुविधाएं भारत आपको आज दे पा रहा है। बहुत बढ़िया सर। अब थोड़ा सा हटके हम पूछिए, साइंस पे आ जाते हैं। साइंस पे आइए। तो बड़े सारे ना ऐसे सवाल होते हैं हमारे मन में, मेरे तो बहुत सारे आते हैं। ये एलियंस से जो हम सुनते हैं, एलियंस के नाम या मूवीज में देखते हैं, ऐसी कोई स्पीशीज कभी पकड़ में आई या देखी गई, या यूएफओज पकड़ में आए या देखे गए जो क्लेम करें? क्या ऐसा होता है? क्या पॉसिबल है या कहीं डॉक्यूमेंटेड है कि कोई और ग्रह है जहां पर एलियंस, सो कॉल्ड एलियंस हो सकते हैं? आपके सवाल में बहुत सारे डिमेंशंस हैं। आपने पूछा क्या हमने एलियंस पकड़ा है? कोई नहीं, हमने पकड़ा नहीं है, हमने उससे हाथ भी नहीं मिलाया है। अच्छा। तो ये तो सिनेमा वाली बातें हैं जी। यूएफओ एक अलग चीज होती है। यूएफओ इज अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो मानव ने बनाई हो या एलियन ने बनाई हो लेकिन आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो वो यूएफओ बन जाती है। तो जो यूएफओज हैं वो बेसिकली ऐसे एक दूसरे के वायुयान हैं, जो स्पाई प्लेन्स हैं जिनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। मोस्ट लाइकली यही है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कोई एलियन स्पीशीज है तो यहाँ तक आ सकती है, तो यहाँ आकर के हमसे बात भी कर सकती है, वो कहीं लैंड भी करेगी, कुछ सैंपल भी लेके जाएगी, 2-4 शायद इंसानों को भी ले जाएगी घुमाने के, आओ तो में दिखाते हैं कैसा होता है नो एडवांस सिविलाइजेशन कैसी होती है। तो ये तो नहीं हुआ अब तक। अब आपके दूसरे सवाल पे आते हैं, क्या एलियंस हो सकते हैं? ये सवाल बड़ा है, क्योंकि एलियंस से हम सोचते हैं कि वो हमारे जैसे होंगे, 2 हाथ 2 पैर 2 आंख 1 नाक वाले लोग होंगे। जरूरी नहीं है। एलियन तो वो भी होगा जो एक पेड़ होगा जो किसी और ग्रह पे उग रहा है, वो भी एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ है। कोई कैंगरू जैसा जानवर अगर मार्स पे कूद रहा है तो वो भी एक एलियन ही है। एलियन तो एलियन छोटा भी हो सकता है, वो एमीबा भी हो सकता है, वो एक छोटा सा बैक्टीरिया भी हो सकता है, वो कुछ नई एक छोटी सी प्रजाति भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो सवाल अगर ये है कि क्या एलियन यानी कि धरती के बियॉन्ड क्या जीवन संभव है? बहुत ज्यादा इसकी संभावना है। ये तो संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि कितने ग्रह हैं हमारे अपने सौर मंडल में? 8 ग्रह हैं, जिनमें से 3 ग्रह ऐसे हैं जिनमें हो सकता है कि भूतकाल में यानी इतिहास में जीवन था। शुक्र ग्रह पे फॉस्जीन गैस थोड़ी सी मिली थी, जो तभी मिलती है जब कोई जीवित प्राणी होता है वहां पे। अच्छा। तो संभव है कि शुक्र ग्रह पे या तो जीवन था या फिर अभी भी उसका जो शुक्र ग्रह का सतह तो 400 डिग्री है, लेकिन जो उसके आसमान में बादल के जो क्षेत्र है, मतलब 2-4-5 किलोमीटर आकाश में, वहां पे टेम्परेचर 23-24 डिग्री होता है, वहां पे कुछ रह सकता है। तो हो सकता है वहां पे आज भी कुछ हो, हालांकि इसकी कोई प्रमाण नहीं है, सिर्फ एक गैस के सिग्नेचर मिले थे 2 साल पहले। अभी कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल में जुलाई के एंड के महीने में, मार्स पर हमें प्रमाण मिले फॉसिलाइज्ड लिविंग बींग्स के। तो अभी हमारा जो मार्स पे रोवर्स गए थे नासा के, उनको एक बड़ा अच्छा सिग्नेचर मिला। उन्होंने कहा ये फॉसिल जैसा दिखने वाले पत्थर मिले हैं, यानी कि हो सकता है कि ये पुराने जमाने में रहने वाली लाइफ के सिग्नेचर्स हों। जैसे हमारे डायनासोर के फॉसिल होते हैं, वैसे फॉसिल्स वहां पे मिले किसी बहुत ही छोटे प्राणी के। तो संभव है कि वो छोटे प्राणी वहां पहले रहते थे। हमारे अगर सौर मंडल में अपने में ही देखें तो धरती में पानी है, मंगल ग्रह पे पानी है, चंद्रमा पर भी थोड़ा पानी है, वीनस यानी शुक्र पे पानी है लेकिन वाष्प के रूप में, यानी कि वेपर के रूप में, क्योंकि गर्मी ज्यादा है। एनसेलेडस नाम का एक प्लैनेट, एक सैटेलाइट है, उसमें है। यूरोपा नाम का एक सैटेलाइट है, उस पर है। इस तरह से बहुत सारे पानी बहुत अबंडेंट है हमारे ही सोलर सिस्टम में। और हमारी अपनी मिल्की वे में करोड़ों सोलर सिस्टम्स हैं।
और करोड़ों करोड़ों मिल्की वेज हैं। यानी कि कितने प्लैनेट्स हैं जो बिल्कुल धरती जैसे होंगे, जो सूरज से तीसरे नंबर पर होंगे, उसी साइज का सूरज होगा, उसी साइज की धरती होगी, जिनमें पानी भी होगा, जिनमें ऑक्सीजन भी होगी, जिनमें दिन रात भी होता होगा, जिनमें मैग्नेटिक कवर भी होगा जो धरती में होता है, और ये सारी चीजें होंगी जो हमारे प्लैनेट पे होती हैं। तो हो सकता है कि उन प्लैनेट पे जो लाइफ की उत्पत्ति और प्रोग्रेस हुई हो वो हमारे जैसी हो। तो ना सिर्फ ये संभव है कि एलियंस हो सकते हैं, यानी कि दूसरे ग्रह पर रहने वाले प्राणी हो सकते हैं, ये भी संभव है कि कुछ ग्रह ऐसे हैं जिन पे प्राणी हमारे जैसे हैं। है ये संभव है, मैंने कहा। क्या ऐसा भी हो सकता है कि उनमें से हम अर्थ पे आए हो? ये संभव है, बिल्कुल संभव है। संभव है कि क्योंकि हमारे पूरे सौर मंडल और ब्रह्मांड में मीटियोर्स घूम रहे हैं, एस्टेरॉइड्स और मीटियोर्स घूम रहे हैं। बड़े बड़े प्लैनेट टूटते हैं क्योंकि उनमें टकराव होता है। वो टकराव से जो छिटकन निकलती है, छिटक करके कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं। संभव है कि उन पत्थरों पर कुछ बैक्टीरिया या कुछ स्पोर्स या कुछ वायरस या जो भी हमारे पूर्वज के पूर्वज हुए होंगे प्राणी, वो छोटे से प्राणी उस पे चलते 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 धरती पे गिर गए और धरती पे उनको पानी मिला, ऑक्सीजन मिली और एकदम से निखर गए और हमारे जैसे बन गए। ये भी संभव है। तो ये जो एलियन कि हम ही बाहर से आए हैं, ये भी एक थ्योरी है। हालांकि इसका कोई प्रमाण नहीं है पुख्ता, लेकिन मीटियोर्स पर ट्रैवल कर सकता है एक, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया स्पोर बन जाता है और स्पोर बनने के बाद वो एक पत्थर के ऊपर ट्रैवल कर सकता है काफी दिन तक अंतरिक्ष में, यानी कि वो ट्रैवलर बन सकता है। तो इसलिए ये संभव है। बीज, फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक बीज डाल दूं किसी भी पेड़ का और उसको अंतरिक्ष में छोड़ दूं, तो बहुत दिन तक वो बीज उपजाऊ रहेगा, वो कहीं गिरेगा सही जगह तो वो पेड़ बन जाएगा। तो इसलिए ये संभव है कि धरती पे हम या कोई और प्राणी कहीं कहीं बाहर से आए, हो सकता है अलग अलग जगह से सब आए हैं और सब धरती पे आकर के इकट्ठा हो गए। ये भी संभव है। और ये तो बिल्कुल संभव है कि धरती जैसी और सारी धरतियां हैं। समय लगेगा थोड़ा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि 50 नहीं तो 100 साल में ह्यूमंस कर पाएंगे। हाँ, हम कर लेंगे। हम मुझे लगता है कर लेंगे कुछ। अभी देखिए, हम बहुत नए हैं। हमें यही नहीं पता था कि वायरस होता है 1920 के दशक तक। 100 साल हुए, हमें यही नहीं पता था 100 साल पहले जब स्पेनिश फ्लू आया था 1919-1920 के आसपास, यानी कि आज से 100 साल, कोरोना के ठीक 100 साल पहले लगभग, हमें पता ही नहीं था कि फ्लू वायरस से होता है, क्योंकि हमें यही नहीं पता था कि वायरस क्या होता है। हमें 1920-30 के दशक तक ये नहीं पता था कि जो हमारी आकाश गंगा है, मिल्की वे, उसके अलावा भी ब्रह्मांड होता है। हमें लगता था बस इतना ही ब्रह्मांड है। हमें कुछ हाथ से 150-200 साल पहले बैक्टीरिया नहीं पता था। तो अभी साइंस की प्रोग्रेस बस शुरू हुई है। अगर आप ह्यूमन कॉस्मोस में देखिए कि कितना 20 लाख साल तक हम रहे हैं, उसमें से अधिकतर प्रोग्रेस पिछले 200, 300, 400 साल में हुई है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की अगर आप बात करें। लेकिन थोड़ा सा अगर हम पीछे जाए, महाभारत काल, अपने खुद के शास्त्रों को उठाएं, विमान शास्त्र, वो भी बहुत पुराना कहाँ हुआ। 20 लाख साल में, हाँ, अगर वो 10,000 साल पुराना भी है तो 20 लाख में 10,000 तो तब भी कुछ नहीं है ना सर। लेकिन कैसे ऋषि मुनि उस टाइम पर एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर पाते थे कि कब ग्रहण होगा, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, और नवग्रह बहुत पहले ढूंढ लिए गए। साइंस तो अब डेवलप हुई, तो क्या हमारी साइंस बहुत डेवलप नहीं? नहीं, साइंस अब क्यों डेवलप हुई है? टेक्नोलॉजी अभी बहुत कुछ डेवलप हुई है जिसको हम यूज कर रहे हैं। हाँ। विज्ञान अलग है, तकनीक अलग है। सो टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इंडस्ट्रियल एज से ज्यादा शुरू हुई। ये तो हमें मानना पड़ेगा कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन में इंडस्ट्रियल एज तो उन्होंने शुरू कर दी थी, लेकिन विज्ञान बहुत पुराना है। जो थ्योरी है, जो नॉलेज है, जो फॉर एग्जाम्पल एज, जो ब्रह्मांड की उम्र है, कितना पुराना है ब्रह्मांड और सौरमंडल और सूरज, इसकी गणना तो ऋग्वेद में कर दी गई है और एक्यूरेटली करी गई है। ऋग्वेद में अगर आप ऋग्वेद के हिसाब से, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वेस्टर्न एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं, तो ये भी नहीं है कि एक हिंदुस्तानी हूँ तो मैं अच्छी बात ही करूँगा अपनी, लेकिन इवन अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर्स लाइक कार्ल सेगन, जो बहुत बड़े अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने कहा है कि ऋग्वेद में जो ब्रह्मांड, जो सौरमंडल की उम्र है, वो लगभग 4.5 बिलियन साल बोली है। 4.5 बिलियन ईयर्स, और एग्जैक्ट एज इज 4.54 बिलियन ईयर्स, यानी कि 99% एक्यूरेट है। और ऋग्वेद में लिखा हुआ है, किसने लिखा ये भी एग्जैक्टली नहीं पता हमें, लेकिन किसी ऑब्जर्वेशन, किसी थ्योरी को बेसिस बना करके ही इतना एक्यूरेट नंबर आप ले सकते हैं। आप 4.5 बिलियन यानी 4.5 अरब नंबर्स में एक्यूरेटली तुक्का तो नहीं लगा सकते ना आप इतने लंबे स्पेक्ट्रम में। करेक्ट। तो सोच के ही लगाया होगा। वेस्टर्न फिलॉसफी कहती है, बाइबल के हिसाब से अगर आप जाइए तो ब्रह्मांड 6000 साल पुराना है। हाँ। हमारे हिसाब से 4.5 बिलियन साल पुराना है धरती और सूरज,
और ये बार बार बनता रहेगा, ये भी सच है। ये भी कहा है कि धरती और सूरज की उम्र अब मिडिल एज है, यानी कि ब्रह्मा के 12वें घंटे में हैं हम, और अगले 12 घंटे अब प्रलय होगा। तो पहले कल्प होता है, ब्रह्मा जी की बात, ब्रह्मा जी की बात कर रहा हूँ कि ब्रह्मा जी पहले कल्प करेंगे, फिर प्रलय होगा, तो फिर कल्प होगा, फिर प्रलय होगा, और एक कल्प का जो एज है वो 4.5 बिलियन साल के लगभग आती है, और प्रलय भी उतना ही लंबा होता है। और एग्जैक्टली हमारा सूरज अभी मिडिल एज है, यानी कि अभी सब कुछ बन चुका है, अब सूरज ढल रहा है, खत्म हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन 4.5 बिलियन साल लगेंगे। लेकिन इतना एक्यूरेट प्रेडिक्शन बिना किसी साइंटिफिक थ्योरी के तो नहीं आ सकता। तो कुछ ऐसी चीज है जो हम मिस कर रहे हैं वेस्टर्न फिलॉसफी में, क्योंकि अब हम वेस्टर्न साइंस को ही ज्यादातर फॉलो कर रहे हैं, हमने तो उसी वही सब पढ़ा है। और ईस्टर्न जो हमारी अपनी फिलॉसफी थी वो या तो जला दी गई या डिस्ट्रॉय कर दी गई, या जो उसके लोग थे उनको खत्म कर दिया गया, या जबरदस्ती उनको कहा गया कि इस नॉलेज को छोड़ के इस नॉलेज को पकड़ो। तो इस वजह से जो जिस फिलॉसफी और जिस साइंटिफिक प्रिंसिपल से ऋग्वेद में कैलकुलेशन किए गए हैं वो प्रिंसिपल नहीं है हमारे पास, और उन प्रिंसिपल्स को खोजना, दोबारा खोजना, कहीं तो होंगे, उनको दोबारा खोजना कैन बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि वेस्टर्न फिलॉसफी गलत है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि इसका मतलब है कि हम सिर्फ इंडियन फिलॉसफी को, नहीं, इंडियन फिलॉसफी इज ग्रेट, वेस्टर्न फिलॉसफी में जो काम किया वो भी अच्छा है। इन दोनों को जोड़ते हैं ना और कुछ अच्छा निकलता है। यही तो हमारा तो कल्चर यही है कि जहां से नॉलेज मिले ले लो और अपनी नॉलेज में जोड़ के देख लो, अच्छा कुछ बना लेते हैं बेहतर। तो आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट हम वैदिक साइंसेस, स्पेशली ऋग्वेद में जो साइंस है, उनकी साइंसेस, बायो साइंसेस जो वेदों में है, उनके ऊपर फोकस करें। महाभारत और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, महाभारत इज जस्ट वन ऑफ देम। बहुत सारे ग्रंथों में जिन थ्योरीज की बात करी गई है उस पर सीरियसली विचार करें। हो सकता है उसमें 100% एक्यूरेसी ना हो, हम इस विचार से ना जाएं कि सब कुछ सही होना चाहिए। हम उसको एनालाइज करें और जो जो अच्छी चीज निकले हम उसको साइंटिफिक थ्योरम में फिर से डालें, और फिर देखें कि कितना, कौन सी ऐसी चीज है जो हम अभी भी नहीं, हम जानते थे और आज हम नहीं समझा पा रहे हैं, वो निकल के आएगा। आई थिंक ऋग्वेद इज समथिंग, अब काफी वेस्टर्न लोग काम कर रहे हैं ऋग्वेद पे, इसीलिए क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ नॉलेज इन इट। लेकिन ये सब कहने के बाद भी जो आपका इनिशियल क्वेश्चन था, ऋग्वेद हो या महाभारत हो या रामायण हो, ये सब पिछले 10-12 हजार साल की ही बात है। ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज 20 लाख साल, 2 मिलियन, 20 लाख साल। 20 लाख साल से हम इस रूप में, होमोसेपियन रूप में है। तो ज्यादातर नॉलेज हमारी लास्ट के 10,000 साल में आई है, मान लेते हैं। नहीं, जो उसके पहले थी हो सकता है डिस्ट्रॉय हो चुकी है वो भी पहले कभी। हाँ, क्योंकि नहीं, अगर आप ह्यूमन साइकिल को देखिए तो 20 लाख साल से लेकर के करीब 10-11 हजार साल पहले तक तो हम हंटर्स थे। अच्छा, प्योर हंटर्स थे। हम हंटर्स थे, हम फार्मिंग नहीं जानते थे। पहली बार फार्मिंग मतलब एक बीज को जमीन में बो करके अगर उसमें पानी डाल दीजिए तो उससे पेड़ निकल करके और बीज और फ्रूट निकलते हैं, ये करीब 11,000 साल पहले हमें समझ में आया, 11-12 इसी के राउंड। तो उसके पहले हम हंटर गैदरर्स थे। हंटर्स मतलब हम जानवरों की हंटिंग करते थे, गैदरिंग मतलब हम मशरूम्स, फ्रूट्स, इन सब चीजों की गैदरिंग करते थे। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस नहीं हुई। हमने आग की खोज करी, हमने लिखने की खोज करी, हमने शैडोज देखी जो पड़ती थी केव्स पर, उससे हमने लिखने की खोज करी। हमने एक पत्थर के टुकड़े से चाकू बनाना सीखा, उस चाकू से एक स्पीयर और एक तीर बनाना सीखा, जो अपने आप में आईफोन से बड़ी प्रोग्रेस थी। जिसके पास इतना अच्छा, जिसने पहली बार चाकू बनाया होगा उसने, वो तो आईफोन 15 होगा उसका, प्रो मैक्स। सो आप उस प्रोग्रेस को नजरअंदाज नहीं कर सकते जी। मुश्किल था वो। आग को कैसे सोचा होगा आप, सोचो आग कैसे पकड़ लिया होगा, बिजली गिरी होगी किसी सूखे पेड़ पे, आग लगी होगी, फिर उसको समझ में आएगा चिंगारी से आग लग सकती है अगर लकड़ी सूखी हो तो। कितनी बार जला होगा वो करते करते, 2-4 बार बिजली उसके ऊपर गिरी होगी, कई तो शहीद हो गए होंगे इसी में। वो सब सैक्रिफाइस से सीखा है हमने, छोटी छोटी नॉलेज। और वो नॉलेज कितनी इंपॉर्टेंट है कि आज उसी आग के सहारे ही हम जीवित हैं, अदरवाइज हम वाइप आउट हो गए होते, तभी खत्म कर दिए गए होते। इंसानों के पास है ही क्या, हमारे नाखून नहीं है, हम दौड़ नहीं पाते, हमारे दांत खराब है, टूट भी जाते हैं, दोबारा निकलते भी नहीं है शार्क की तरह कि बार बार टूटे तो निकल आए। वी कांट रन फास्ट, हम दहाड़ नहीं पाते, हमारे इतनी शक्ति भी ज्यादा नहीं है कि हम शेर की तरह इतने पंजों में इतनी शक्ति है, हमारे पास सिर्फ यही शक्ति है। बिल्कुल। और इसी शक्ति से हम दूसरी चीजों को, पत्थर को चाकू बना सकते हैं, चिंगारी को आग बना सकते हैं। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग कि हम एक इक्विपमेंट बेस्ड सोसाइटी है, हम एक टूल बेस्ड सोसाइटी बनेंगे, ये 20 लाख साल पहले से शुरू हुआ है। ऑफ कोर्स डॉक्यूमेंटेड नॉलेज इज 10,000 साल पुरानी। सर,
साइंस बहुत चीजों को मानता है, बहुत चीजों को मानता नहीं है। और बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे दुनिया के अंदर, आउट स्पेस की तो हम बात अभी कर ही रहे हैं, बर्मुडा ट्रायंगल जिसको समझना बड़ा मुश्किल है, आज भी बड़ा एक मुश्किल सी चीज बनी पड़ी है, वो क्या है उसके बारे में नहीं जानते। उसके अलावा हमारी धरती में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एक मिस्ट्रीज बनी हुई है, उनको उनके ऊपर कभी रिसर्च होती है या कुछ ऐसी डीप रिसर्च होके कुछ कंक्लूजन आता है कि क्या हुआ होगा, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये साइंस और विज्ञान का एक प्रिंसिपल, वैज्ञानिक सोच, जो जिसके लिए आपको वैज्ञानिक होना जरूरी नहीं है। वैज्ञानिक सोच का सिद्धांत नंबर 0 ये है कि आपको ये मानना पड़ेगा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको नहीं आती, ये नहीं भी आती संभव है। नहीं आती हैं, आपको नहीं आती हैं, आपको अभी समझ में नहीं आ रही हैं। तो कोई वैज्ञानिक ये नहीं कह सकता, सच्चा वैज्ञानिक, कि मुझे सब कुछ आता है। ये वैज्ञानिक सोच ही नहीं है। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं पता। हमें यही नहीं पता कि धरती के अंदर हम हार्डली 2 किलोमीटर गए हैं। अगर हम गड्ढा करके गए हैं तो 2-2.5 किलोमीटर के ऊपर हम जा ही नहीं पाए, है ना? और धरती हजारों किलोमीटर गहरी है। हम कहाँ तक गए हैं? अब तक चंद्रमा तक गए हैं। चंद्रमा के आगे तो बहुत कुछ है। बहुत है। हमारे जो यान है, सबसे दूर गया है वॉयेजर नाम का यान, जो अभी सोलर सिस्टम के जस्ट बाहर गया है। और सोलर सिस्टम तो बहुत सारे हैं। तो बहुत सारी ऐसी ब्रह्मांड है हमारे पैर के नीचे भी और हमारे सर के ऊपर भी, जो हमें बिल्कुल नहीं पता। हमें 1% भी नहीं पता। हमें यही नहीं पता हमें सपने क्यों आते हैं। हमें अपनी बॉडी के बारे में बहुत कुछ नहीं पता है। बट हमें नहीं पता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे चल के हमें पता नहीं चलेगा। हमें तो ये भी नहीं पता था बारिश कैसे होती है, हमें नहीं पता था सूरज कैसे रोज रोज आ जाता है। हमने कहानियां बना डाली उसके ऊपर। हमें नहीं पता था भूकंप कैसे आता है, अब हमें पता है। तो जैसे जैसे समय बीतेगा और हम कोशिश करते जाएंगे, हम नई नई चीजों को जानते जाएंगे। कभी कभी प्रश्न का उत्तर देने में और प्रश्न निकल आते हैं, हम उन प्रश्नों का भी उत्तर देते रहते हैं। तो विज्ञान में कभी आप परफेक्टली तो कुछ भी नहीं जान पाएंगे, लेकिन कोशिश करते रहिए, और यही वैज्ञानिक सोच है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक सवाल में दिमाग में आया, आपने बोला सपनों वाली बात। क्या साइंस, क्या आप, साइंस की तो हम छोड़ देते हैं, साइंस तो लॉजिक पे चलता है, क्या आप भगवान, भूत, आत्मा, पिशाच, जो बातें होती हैं आजकल तो आप देख रहे होंगे बहुत हाइप में चल रहा है सब कुछ, क्या ये एक्चुअल में होता है या आप भरोसा करते हैं कोई ऐसी चीजें? देखिए क्या होता है ना कि हमने भूत पिशाच की अगर आप बात कर रहे हैं, हमने उसको एक काल्पनिक रूप दिया है कि भूत बुरा होता है, पिशाच तो बहुत ही खराब होता है, चढ़ जाता है किसी के ऊपर तो वो पागल की एक्टिंग करने लगता है। हमने इन सब चीजों को ना अपने मानव इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके, कल्पना का इस्तेमाल करके अपने जैसा बनाना शुरू कर दिया, है ना, ताकि हम उसको कन्वीनियंटली समझ सकें। ये सब तो काल्पनिक है, लेकिन क्या जो व्यक्ति मृत हो गया उसका क्या हुआ? हाँ, ये एक बहुत वो बड़ा कहाँ गया, सवाल है ना? क्या भूत बन गया, कि पिशाच बन गया, कि राक्षस बन गया, वो अलग बात। क्या दोबारा जन्म भी ले रहा है? क्या दोबारा जन्म ले सकता है? ये सवाल का फिर भी हम एक साइंटिफिक आकलन कर सकते हैं। आपको मिसाल के तौर पे मैं बताता हूँ। देखिए, हम 3 डायमेंशंस को जानते हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, है ना? हाइट हो गई, लेंथ हो गई, ब्रेथ हो गई, ठीक? क्या इतने ही डायमेंशन होते हैं? सर, हिंदू शास्त्रों में 10 दिशाएं बोली गई बिल्कुल, तो टोटल 11 डायमेंशन होते हैं। हाँ। 10 तो डायमेंशन होते हैं जी, दिशाएं, और एक होता है समय। सो 11 डायमेंशन, ये साइंटिफिकली देयर इज अ होल थ्योरी ऑन इट कि डायमेंशंस 10 + 1 हो सकते हैं, यानी 11 डायमेंशंस। अब जो चीज लेंथ, ब्रेथ और हाइट में एग्जिस्ट करती है वो तो आप देख लोगे, है ना? एक चींटी है जो लेंथ और ब्रेथ में ही चलती है, आपको दिख जाती है। एक चिड़िया है जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट में चल रही है, वो भी आप समझ सकते हो कितना दूर है, पकड़ भी सकते हो आप उसको, क्योंकि आप भी लेंथ, ब्रेथ, हाइट के गुलामी में जी रहे हो जी। लेकिन अगर कोई ऐसा प्राणी है, कोई ऐसी एग्जिस्टेंस है, कोई ऐसा प्राणी भी छोड़िए, कोई ऐसी वस्तु है जो इस लेंथ, ब्रेथ, हाइट के अलावा किसी डायमेंशन में चल रही है, यानी कि जो 10 डायमेंशन और है, यानी 7 डायमेंशन और है ना इसके अलावा, उन 7 में अगर कुछ है तो वो यहीं पर है, लेकिन आपकी पहुंच से दूर है। तो हो सकता है वो जस्ट यहीं पर हो, यहीं पर है, लेकिन वो लेंथ, ब्रेथ, हाइट में नहीं है, वो इसी के अंदर कोई और डायमेंशन है, उसमें है। उस डायमेंशन में मेरे हाथ जा ही नहीं सकते, उस डायमेंशन से निकलने वाला प्रकाश मेरी आंखों तक आ ही नहीं सकता, तो ना वो मुझे दिखेगा, ना मैं इसको महसूस कर सकता हूँ। लेकिन एक चीज आती है साइंस में, ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण आता है। सो साइंस में जिसको हम बोलते हैं, जैसे मैटर है ये सब, वैसे डार्क मैटर होता है। तो डार्क मैटर शायद इन्हीं डायमेंशंस में रहता है।
हमें कभी नहीं दिखता डार्क मैटर कहाँ है, हम कभी डिटेक्ट नहीं कर पाते डार्क मैटर को, हम आज तक डिटेक्ट नहीं कर पाए। लेकिन ये बात पुख्ता है कि जितना मैटर है, मैटर यानी सूरज, धरती, आप, मैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, दुनिया भर सब मिला करके, उसका 6 गुना डार्क मैटर है। 6 गुना? 6 गुना, 6 टाइम्स ऑफ दैट। एंड 6 टाइम्स ऑफ दैट, वो जो डार्क मैटर है, आप उसकी सिर्फ गुरुत्वाकर्षण महसूस कर सकते हैं। यू कैन ओनली सी दैट ग्रेविटी फ्रॉम इट, but you cannot see it, you cannot capture it, you cannot hold it, nothing else. अब यही आप बोलोगे डार्क मैटर तो भूत है, पिशाच है, ग्रेविटी आ रही है, बाकी कुछ नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन अगर उसको साइंटिफिकली आप एक्सप्लेन करोगे तो आप बोलोगे ये डार्क मैटर है। ऐसी ही डार्क एनर्जी होती है, वो उसका भी 4-5 गुना होता है। यानी कि ब्रह्मांड में 77-8% होता है डार्क एनर्जी, 20% होता है डार्क मैटर, और 4% के करीब होता है मैटर, जिसके बारे में हम जानते हैं। अच्छा, हम जानते ही 4% है। हम 4% जानते हैं, बाकी तुम जानते ही नहीं 96% क्या है। तो अब उसको कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं ये भूत पिशाच और ये सब है, उसको पर्सोनिफाई कर देंगे, ये इंसान जैसा दिखेगा, ये उसका आत्मा है, ये उसका ये है। कोई ये कहेगा नहीं ये डार्क मैटर है, डार्क एनर्जी है, ये हम इसकी ग्रेविटी महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी पहुंच से बाहर है और ये यहीं है, राइट हियर, यहीं पर है, लेकिन हम पहुंच नहीं सकते उस तक। यही तो भूत बोलते हो ना आप। सो हो सकता है कि इसी को हम भूत बना देते हैं। मेरा सवाल इसलिए था, हो सकता है व्यूअर्स ना मेरे को ट्रोल कर दे इस बात पे कि साइंटिस्ट के साथ बैठे हो, साइंस की बातें करनी चाहिए, भूत की बातें कर रहे हैं, बट एनर्जी है। अब होता क्या है, बचपन से हम जो चीज सुनते आए हैं वो हम क्यूरियस रहते हैं जानने के लिए ये क्यों हो रहा है। सबसे पहले अपने आसपास की चीजें, कई रूढ़िवादिताएं चलाई गई है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर भी सर, कि इस तरह की चीज नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, इस दिन ये नहीं करना चाहिए। अगर या तो हम एक रूढ़िवादिता के साथ जुड़ते जाएं और अपने आप को एजुकेट ना करें, या हमें उसके सही जवाब मिले कि इसको क्यों नहीं करना चाहिए। आपने सुना होगा कि बृहस्पतिवार को जी कपड़े नहीं धोने, अरे वो उसका लॉजिक तो बता दो, क्यों नहीं धोने हैं, बाल क्यों नहीं कटाने हैं, शनिवार को ये काला कपड़ा ये क्यों नहीं पहनना, उसका कोई लॉजिक नहीं बताता। लॉजिक का कॉन्टेक्चुअल होता है, क्योंकि जैसे बहुत सारी चीजें थी, अब ये सब जब बना तब बिजली नहीं थी जी, तब आपकी ऑर्गेनाइज फार्मिंग नहीं थी जी, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो नहीं थी। उस कॉन्टेक्स्ट में ये सब चीजें जरूरी थी, तब पाइप वाटर नहीं था, तो हर चीज को ऐसे बनाया गया कि इस महीने ये मत करो क्योंकि मौसम के हिसाब से ये सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सावन का महीना है, लोग बोलते हैं मछली नहीं खानी चाहिए, बहुत सारे कल्चर्स में बोलते हैं क्योंकि उनका ब्रीडिंग सीजन है। लेकिन अब शायद आप समुद्र की मछली खाते ही नहीं हो, आप तो वहां की खाते हो ना जो लैब ग्रोन होती है, जो किसी एग्रीकल्चर पॉन्ड में वहां पे कंट्रोल्ड है। तो जब वो बना था, जिस परिदृश्य से बना था वो सही था। लोग कहते हैं व्रत रखना चाहिए, अब ये नहीं समझाया व्रत क्यों रखना चाहिए, लेकिन बोल दिया हाँ एक हफ्ते में एक दिन है, इस दिन व्रत रहना, तुम इस दिन रहना, तुम इस दिन रहना, तुम इस दिन रहना, ये रहोगे इस कारण से रहना, इसको इस कारण से रहना, इसको इस कारण से रहना। ये नहीं समझाया कि व्रत रहना क्यों जरूरी है। लेकिन अगर आम आदमी को इतनी साइंस तब समझाते तो शायद वो साइंस ही भूल जाता। हर आदमी को समझाने के लिए आपको एक रूल बनाना पड़ता है, वो रूल बता दीजिए, उसके पीछे की थ्योरी सबको नहीं समझ में आएगी जी। जिसको समझने का मन होगा उसको समझाना चाहिए जी। तो आप जैसे बोलते हैं हफ्ते में एक दिन व्रत रहिए, तो उससे फायदा क्या होता है, आपके पेट में माइक्रोबायोम है, यानी कि जो भी आप खाना खाते हैं वो आपके आंतों में जब जाता है तो और भी छोटे छोटे प्राणी हैं और बहुत सारे हैं, मतलब आपकी अंदर जितनी सेल्स हैं करीब 20 ट्रिलियन के करीब सेल्स होंगी और 30 ट्रिलियन के करीब माइक्रोबायोम है, यानी कि आपके अंदर जितनी कोशिकाएं हैं उससे ज्यादा आपके अंदर रहने वाले प्राणी हैं, 1.5 गुना। अब आपने खाया तो वो जो प्राणी है वो खाता है उसको, उस खाने को, वो जो प्राणी है उस खाने को सिंप्लीफाई कर देता है और उसको आपकी आंतें अब्जॉर्ब करके आपके खून में डाल देती हैं। अब क्या होता है कि अगर आप एक ही जैसा खाना खाते रहिए तो जो, जैसे मान लीजिए आप सिर्फ चावल खाइए तो जो चावल खाने वाला माइक्रोबायोम है वो बढ़ जाएगा, भाई उसको तो खाना मिल रहा है। जो फ्रूट्स खाने वाला माइक्रोबायोम है वो दब जाएगा, वो मर जाएगा, वो कहेगा मेरे को तो खाना ही नहीं मिलता। तो इसीलिए ये निर्धारित कर दिया गया कि हफ्ते में एक दिन आप फ्रूट्स खाइए, ताकि फ्रूट्स के माइक्रोबायोम को आज हमारी चांदी है, छप्पर फाड़ के खाना हमें मिल रहा है ना, बाकी 6 दिन ये गेहूं वालों को मिल रहा है या चावल वालों को मिल रहा है, तो दोनों आपस में खुश रहेंगे ना। तो आपके अंदर जो फ्लोरा है आपके पेट के अंदर, अब इतना साइंस की बात हो रही है कि पेट का माइक्रोबायोम और पेट का फ्लोरा, आप वो रात में पीजिए वो वाला ड्रिंक जिसमें बैक्टीरिया हैं, ये खाइए वो खाइए, सब बात कर रहे हैं। बट व्रत रहने से आपका माइक्रोबायोम हेल्दी रहता है।
इंटरमिटेंट फास्टिंग की जब बात एक जापानीज साइंटिस्ट ने करी तो वो इतनी ज्यादा एक्यूरेट निकली जो फास्टिंग पे बेस्ड है कि उसको आपने नोबेल प्राइज दे दिया। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग को मैं व्रत बोल देता हूँ तो वो रूढ़िवादी बन जाता है। वो धर्म के साथ जुड़ता है ना सर। तो क्योंकि धर्म, हमारा धर्म अलग है ना। हमारा धर्म का अर्थ क्या होता है? हिंदू में या भारत में बात करते हैं, भारत जो सभ्यता है उसमें धर्म का अर्थ है जीवन जीने का सही तरीका। वे ऑफ लाइफ। तो जीवन जीने का सही तरीका एक ये भी है कि हफ्ते में एक दिन आप किसी एक पदार्थ को मत खाइए। आज हम दूध नहीं पिएंगे या आज हम दूध ही खाएंगे, आज हम फ्रूट्स ही खाएंगे, आज हम अनाज खाएंगे, आज हम वो कुट्टू की रोटी खाएंगे, तो आज हम ये करेंगे, इस हफ्ते हम ऐसा नहीं करेंगे, इस हफ्ते वैसा नहीं करेंगे। ये भी जीवन जीने की एक पद्धति है जिससे आपका अपना पेट, आपका अपना शरीर स्वच्छ रहेगा और आपके अंदर जो माइक्रोबायोम है वो सही कायम रहेगा। ये भी धर्म है। तो हम समस्या क्या है कि हम वेस्टर्न डेफिनेशन ऑफ धर्म यानी रिलीजन में चले जाते हैं जी। रिलीजन और धर्म में अंतर है, दे आर नॉट सेम। क्योंकि कोई शब्द मिला नहीं धर्म को समझाने वाला जो अंग्रेजी में लागू होता तो हमने रिलीजन बना दिया। रिलीजन इज कोडिफाइड। रिलीजन में किताब होती है, उस किताब में जो लिखा होता है वो सत्य होता है और वो किताब कभी बदल नहीं सकती, और बदलने की जो कोशिश करता है उसको, उसके पीछे तो युद्ध हुए हैं। कितने लोगों को जला दिया, मार दिया, काट दिया, और आज से नहीं हजारों साल से, 1000 साल 2000 साल पुराने से ही इस काम चल रहा है। धर्म जो होता है वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बदल जाता है। साउथ इंडिया में लोग अलग तरह का खाना खाते हैं, नॉर्थ इंडिया में अलग खाते हैं, बिहार में अलग, त्योहार में अलग तरह की व्रत व्यवस्था है, पंजाब में अलग होगी, गुजरात में अलग होगी, क्योंकि वो जगह अलग है। धर्म इस जीवन जीने का तरीका। कुछ चीजें ऐसे हैं, सच बोलना, झूठ ना बोलना, बड़ों की इज्जत करना, ये तो कॉमन है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक हैं, इस मौसम में इस जगह ऐसा होना चाहिए। तो धर्म इस जीवन जीने का तरीका, सही तरीका, जिसमें स्वास्थ्य भी है, चरित्र भी है, जिसमें आपकी सोच विचारधारा भी है, आपके नाते रिश्ते भी हैं, इसमें साइंस भी है सर, और सब वैज्ञानिक है। ये सब वैज्ञानिक है। और हमारे धर्म में क्यों, देखिए आप चाहिए, वेद में किसी का कोई लेखक नहीं है, क्योंकि वेद कई लोगों ने लिखी होगी और बदलती रही होगी। कुछ नया आया जोड़ दो, कुछ नया आया जोड़ दो। जैसे इंसाइक्लोपीडिया बनती है, कोई नई चीज बनती है, इंसाइक्लोपीडिया डिक्शनरी में नया शब्द चला जाता है, कोई पुराना शब्द हटाना है हटा दो। तो किसी को पता नहीं है, लेकिन संभव यही है कि वेदों में नाम किसी लेखक का इसलिए नहीं है क्योंकि वेदों को कई लोगों ने लिखा और लिखते गए, समय के साथ लिखते गए, बदलते गए, बढ़ाते गए, तो वो समय के साथ बदलती गई। तो इसीलिए हमारा जो भारत में जो धर्म है उसका अर्थ बिल्कुल अलग है। भारत का धर्म लचीला होता है। भारत का धर्म ऐसा होता है कि जब तक कि मैं दूसरे का नुकसान नहीं कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। मतलब आप अपना भगवान बना सकते हैं, यहाँ पे कुल देवता बना लेते हैं लोग गांव में। आप अपना भगवान बना लीजिए, कोई मना नहीं करता। कोई, आप किसी और जाकर के करके देख लीजिए, ये ब्लास्फेमी कहलाती है। मतलब गॉन मोस्ट कंट्रीज जो रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट हैं उसमें अपना भगवान बनाना इस मौत की सजा। अच्छा। और भारत में आप अपना मंदिर बना लो, अपने घर में आप अपना भगवान अपने नाम से बना लो, कोई मना नहीं करता। इनफैक्ट जो बाहर का पड़ोसी आएगा वो एक बार हाथ जोड़ के चला जाएगा, क्योंकि वो आपकी आस्था की इज्जत करता है और आप उसकी करोगे और समय के साथ बदलते रहोगे। कोई बुराई नहीं है। कल को आप बोलो अब ये भगवान नहीं है मेरे, अब मैं इसको नहीं, इनको डाल देता हूँ, इनके साथ इनको भी डाल देता हूँ। कितने घरों में कैसे मंदिर होते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण भी हैं, श्री राम भी है, सीता भी है, हनुमान जी भी हैं, भगवान शिव भी हैं, सब एक ही पे बैठे हुए हैं, और 2-4 और उनके कुल देवता हैं वो भी बैठे हुए हैं, सब बराबर है। ग्राम देवता भी हाँ, और कई जगह तो साईं बाबा भी है, जो एक व्यक्ति थे, इंसान थे और बहुत पुराने भी नहीं थे, है ना, वो भी बैठे हुए हैं। कोई मना नहीं करता, कोई नहीं कहता ये इनके साथ क्यों, ये तो इंसान है, ये भगवान है, कोई नहीं बोलता। ये बात विचार में ही नहीं आती है हमारे। ये हमारा कल्चर है, लचीला है, समय के साथ बदलता है, एक दूसरे की इज्जत करता है, और जो भी हम धर्म है यानी जीवन जीने का तरीका है वो एक वैज्ञानिक सोच के साथ हमने बनाया है, और हम वही कंटिन्यू रखें, ये हमारी जिम्मेदारी है कि अगर अब समय के साथ कुछ चीजें बदलनी है तो हमें बदलनी पड़ेंगी, क्योंकि यही हमारा धर्म है, बदलते रहना, परिवर्तन। सर, आने वाले टाइम पे AI विल बी टेकिंग ओवर, तो आप AI को कैसे देखते हैं? ये अभिशाप हो सकता है, वरदान हो सकता है, या ये एक हेल्पफुल चीज हो सकती है? देखिए, किस परिदृश्य आप देख रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। जब न्यूक्लियर एटम स्प्लिट किया हमने 1945 मैनहट्टन में, मैनहट्टन प्रोजेक्ट, न्यू मैक्सिको नाम की एक जगह है यहाँ पर यूएस में, हमने उसके 1 महीने बाद 2 शहर तबाह कर दिए, हिरोशिमा और नागासाकी। 1 महीना लगा हमें, जुलाई में हुआ, अगस्त में बम मार दिया हमने दोनों जगह, और 2-3 और, एक और था, हम उसको भी डालने वाले थे, फिर तो खैर युद्ध खत्म हो गया।
लेकिन उसके बाद से हमने कभी भी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया। 1950 के दशक में हमने परमाणु ऊर्जा का इन्वेंशन किया कि आप इसको कंट्रोल रिएक्शन कर सकते हो, उससे बिजली बन सकती है। और अब बहुत सारे देशों में इंक्लूडिंग भारत में परमाणु ऊर्जा इज अ सोर्स ऑफ पावर। एआई भी ऐसी चीज है, मोन्यूमेंटल चीज है, बहुत कुछ बदल देगी। अब उसका हम क्या करेंगे? क्या हम उससे हथियार बनाएंगे, या हम उससे अच्छे मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाएंगे जिससे लोगों का इलाज हो सके, या हम उससे एजुकेशनल टूल्स बनाएंगे जिसका मैं खुद बनाते हैं और हम बना करके उसको बहुत ही सस्ते प्राइस पे मासेस तक ले जा सकते हैं। तो हम एआई का अच्छा इस्तेमाल भी कर सकते हैं और हम एआई का विध्वंसक इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अभिशाप भी हो सकता है और वो एक बहुत बड़ा वरदान भी हो सकता है, डिपेंडिंग आप उसको इस्तेमाल कैसे करते हो, चरित्र क्या है। तो एक बात यह है। दूसरी बात जो ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में है कि एआई का रोजगार पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको लेकर के सारी दुनिया चिंतित है। भारत तो खास तौर से चिंतित होना चाहिए, बिकॉज हमारे यहाँ युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है और युवाओं की जॉब सबसे ज़्यादा थ्रेटेंड है या रिप्लेस्ड हो सकती है एआई से। ये अगर मैं कहूँ कि नहीं एआई कोई जॉब रिप्लेस नहीं करेगा तो मैं आपको धोखा दे रहा हूँ, क्योंकि ये सच तो नहीं है। कुछ दिन पहले हॉलीवुड में कॉपीराइटर्स की स्ट्राइक हुई थी पिछले साल, आपको पता भी नहीं होगा, किसी को नहीं पता है। हॉलीवुड के सारे कॉपीराइटर स्ट्राइक पे चले गए थे, किसी को पता भी नहीं चला, वो महीनों तक स्ट्राइक पे रहे। किस लिए? कि चैट जीपीटी और ये जो एआई बेस्ड टूल्स हैं वो उनको रिप्लेस कर दे रहे थे, लेकिन किसी ने नोटिस ही नहीं किया क्योंकि एआई ने उनको और रिप्लेस कर दिया। तो वो नौकरी पे नहीं थे तो एआई और लोगों पे आ गया उनकी जगह, और अब वो स्ट्राइक कब खत्म हो गई पता ही नहीं चला। इसका मतलब ये है कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो एआई से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो चुके हैं और निकट भविष्य में होने वाले हैं। और मुझे लगता है कि भारत के लिए जो चिंताजनक बात होगी वो तब होगी जब थिंग्स लाइक सेल्फ ड्रिवन कार्स स्टार्ट कमिंग इन। आप एक कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ आपको, सेल्फ ड्रिवन कार्स, खुद से चलने वाली गाड़ियाँ। हाँ, जैसे टेस्ला है, लेकिन सर इंडिया का कच्चा पक्का ट्रैफिक यहाँ पे तो पता ही नहीं चलता अगर सारी गाड़ियाँ एआई हो जाएंगी तो पता ही क्या चलेगा फिर तो। हाँ, then that's different। फिर कोई कूदने वाला ही नहीं है बीच में, है ना। तो एआई अगर सब गाड़ियाँ हो जाती हैं तो आप सोचो कि दिल्ली जैसे शहर में जहाँ हम बैठे हैं एनसीआर में, यहाँ पे कम से कम 2.5 लाख ड्राइवर्स होंगे, ट्रक के, टेम्पो के, ऑटोज के, उबर, ओला और दुनिया भर की टैक्सीज के 2.5 लाख ड्राइवर होंगे। 2 करोड़ की आबादी में, यानी कि 2.5 लाख इंटू 5-6 लोग की फैमिली, यानी 2 करोड़ की आबादी में 15 से 20 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो गाड़ी के चलने पर और इंसान के चलाने पर उनकी घर चलता है। जी, एक परिवार में 5-6-7 लोग होते हैं, 6-7 लोग। सो यानी कि 10% आबादी सिर्फ ड्राइवर्स, अगर कार्स ऑटोमेट हो गई तो ड्राइवर्स के तहत 10% एनसीआर की आबादी विल हैव नो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम। फिर इनको बनाने वाले मोटर मैकेनिक्स होंगे, वो भी लाखों की संख्या में होंगे। इनमें तेल भरने वाले, वो जो डीजल में बैठे रहते हैं पंप पे, वो लोग होंगे, वो सारे होंगे। यही गाड़ी तो अपने आप ही जाकर के प्लग इन हो जाएगी। सो अल्टीमेटली क्या होगा कि 20% आबादी सिर्फ गाड़ियों के ऑटोमेशन होने की वजह से डिसरप्ट होगी। इन 20% लोगों को हम कैसे रिहैबिलिटेट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट। और सिर्फ एक टेक्नोलॉजी है, ऐसे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। Amazon has already started, I think। वो जो प्लांट आपने देखा, हाँ, तो वो तो हो ही रहा है। रोबोटिक्स सारे प्लांट में आ जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग में they are also delivering ड्रोन्स, ड्रोन्स से डिलीवर करेंगे, ड्रोन से डिलीवरी होगी। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होने लगा है अब तो बाय एआई इटसेल्फ। लेकिन एलन मस्क ने ये बात स्टेटमेंट दी थी अभी कुछ टाइम पहले कि एआई इज गोइंग टू बी डेंजरस फॉर ह्यूमंस। So that statement itself says a lot of things। See, there are two dangers ना। One is the job replacement। अगर भारत में या पूरी दुनिया में प्रेडिक्ट ये किया जा रहा है कि 30 करोड़ जॉब्स अगले 2-3 साल में इफेक्टेड होंगी। अगले 2-3 साल में, ठीक है, 30 करोड़ जॉब्स मतलब करीब 1.5 बिलियन, 150 करोड़ लोग। एक घर में एक आदमी घर पाल रहा है तो 150 करोड़ लोग हैं। तो यानी कि दुनिया की 1/5 आबादी, 1/5 आबादी विद इन द नेक्स्ट 3 years विल बी डिसरप्टेड बाय एआई। सर इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन, अब ये बहुत मुश्किल सवाल है, यहाँ आपने मुश्किल पूछा, समाधान क्या है? इसके ऊपर मैंने काफ़ी आर्टिकल्स भी लिखे हैं और मेरे हिसाब से 2-3 चीज़ें करनी पड़ेंगी। पहला ये कि जो सबसे इजी फिक्स ये है कि हमें शिक्षा व्यवस्था को बदलना है। वहाँ से तो शुरू करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने 4-4 साल के बीटेक प्रोग्राम्स किए, 2-2 साल के एमटेक प्रोग्राम, 5 साल का एमबीबीएस प्रोग्राम, 3 साल का लॉ एंड सो ऑन सो फोर्थ। इन सब का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अब हमें छोटे प्रोग्राम्स चाहिए, 6-6 महीने। सिग्निफिकेंस नहीं है? 4 साल के बीटेक का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, जब तक आप 4th ईयर में आते हैं तब तक वो ऑब्सोलीट हो चुका होता है, क्योंकि इतनी तेजी से चीजें बदल रही हैं कि जो आपने यहाँ पढ़ा है वो 2nd ईयर तक ऑटोमेट हो जाता है, 3rd ईयर तक उसके कमर्शियल अवेलेबल टूल होते हैं,
4th ईयर तक उसका ओपन सोर्स में फ्री में कुछ आ जाता है. सर इंडिया में तो फैक्ट्रीज हैं इंजीनियर्स की. It has to do away. We cannot have 4-year BTech programs anymore. We need to have short programs, 1-1 साल के या 6-6 महीने के. 6 महीने पढ़ो, काम करो 6 महीने, वापस आओ, फिर कुछ और पढ़ो, फिर कुछ और पढ़ो, ताकि जो आपको ज़रूरत है इंडस्ट्री में वो मैं पढ़ाऊँ ना आपको. मैं आपको सब लेके दे दूँ, ये लो, सब पढ़ लो. उसके बाद जब आप बिजनेस में जाते हो, जब आप कंपनी में जाते हो, तो कंपनी कहती है सब बेकार है, मैं फिर से पढ़ाती हूँ तुम्हें. 90% ग्रेजुएट्स ऑफ इंजीनियरिंग आर नॉट जॉब रेडी. क्यों? क्योंकि जो पढ़ते हैं वो यूजफुल ही नहीं है, वो कहीं यूज ही नहीं होता है. डीसी की मोटर्स कहाँ इस्तेमाल होती हैं, और आप फर्स्ट ईयर में उसको पढ़ाते ही रहते हो, यही सब पढ़ाते रहते हो. सो पुरानी चीजें पढ़ा करके हमने 4 साल बर्बाद कर दिए. वी शुड हैव अ डिफरेंट प्रोग्राम. मुझे नहीं लगता कि 1 साल से ऊपर कोई भी स्टडी प्रोग्राम अब होना चाहिए. अगर 4 साल की जरूरत है तो उसको 8 साल में पूरा करो. 1 साल करो, 1 साल काम करो, 1 साल पढ़ो, 1 साल करो, 1 साल काम करो, ऐसे करो, जिगजैग करके करो. अदरवाइज बिल्कुल वी विल बी वेस्टिंग 4 years ऑफ चिल्ड्रन. दैट वे जैसे आप बता रहे हैं, ऐसे एक साइकिल भी बन जाएगी कि बच्चे 1 साल के बाद पढ़े, कुछ करें, फिर वापस जॉब करी, लेकिन उसके बीच में जो पढ़ने गए हैं उनको फिर एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है. तो 8 साल का एक साइकिल तो है, सबके घर तो चलते ही रहेंगे. सबके घर चलते रहेंगे. प्लस आप जो सीख रहे हो उसको आप इम्प्लीमेंट करके देख पाओगे. मेरे यहाँ इतने लोग काम करते हैं, एक भी ऐसा व्यक्ति मुझे अब तक नहीं मिला, और सैकड़ों लोगों को मैंने रिक्रूट किया है टेक्नोलॉजी साइड से, एक व्यक्ति नहीं मिला मुझे जिसकी जो पढ़ाया गया था वो स्किल मेरे लिए इस्तेमाल की थी. मुझे सब दोबारा पढ़ाना पड़ता है, दोबारा पढ़ो. और ऐसा नहीं है कि बच्चे पढ़ नहीं सकते, यूट्यूब से देख देख के पढ़ लेते हैं लोग. आज को मैं इंटरव्यू लेता हूँ, रिक्रूट करता हूँ, बोलता हूँ 2 हफ्ते में ये सीख के आ जाना, तभी तुम्हारा लेटर मान्य होगा. वो 2 हफ्ते यूट्यूब से पढ़ के आ जाता है. तो अगर यूट्यूब पढ़ा देता है 2 हफ्ते में ऐसी स्किल जिसको मैं पे कर सकता हूँ और अच्छे खासे पैसे पे कर सकता हूँ, आई कैन पे देम ग्रेट सैलरीज, व्हाई कांट 4 years ऑफ बीटेक डू इट? फिर बीटेक किस बात का चाहिए? अगर 4 साल में आप वो नहीं पढ़ा पा रहे हो जो 2 हफ्ते में यूट्यूब पढ़ा देता है, तो यूट्यूब से पढ़ लेगा. क्या फायदा डिग्री का? हटाइए डिग्री के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं, 6-6 7-7 लाख रुपए दे रहे हैं. तो किसी के घर वाले तो हटाइए ना इसको. नहीं, ऐसा दैट्स द कल्चर वी नीड टू गेट रिड ऑफ. डिग्री की क्या जरूरत है अगर आदमी काम कर सकता है तो? हाँ, दैट्स ट्रू. काम करने के लिए डिग्री चाहिए है ना. डिग्री कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि इससे आपकी 10 साल की उम्र बढ़ जाती है, कि ये कोई ऐसा चूरन है आपने खा लिया आपकी IQ बढ़ गई 20%. तो डिग्री इज अ पीस ऑफ पेपर नाउ, एंड वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट इट इज नो मोर देन अ पीस ऑफ पेपर. व्हाट मैटर्स इज कि आपकी क्षमता अभी आप कितना जानते हो, और उससे ज्यादा ज्यादा मैटर करता है कि आप भविष्य में कितने इमोशनली स्टेबल हो कि जो आता है वो खत्म हो जाएगा. तो आप नई चीज सीख लो, और नई चीज सीख लो, और नई चीज सीख लो. ये इमोशनल स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है. इतने बड़े बड़े डिग्री वाले लोग मुझे मिलते हैं जो इमोशनली इतने मेंटली इतने अनस्टेबल हो चुके हैं कि उनको डर लगता है कि दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, मैं बदल ही नहीं पा रहा हूँ. जबकि कुछ लोग ऐसे आते हैं जो बहुत छोटे छोटे कॉलेजेस से 3rd डिविजन डिग्री लेके आते हैं, और वो क्या करते हैं, सर मैं यूट्यूब से पढ़ लूंगा. वो यूट्यूब से पढ़ लेता है, अपना जुगाड़ लगा लेता है कुछ करके, उसको इंग्लिश भी ढंग से नहीं आती तो वो ट्रांसलेटर भी लगा लेता है उसमें, लेकिन वो सीख लेता है. तो सीखने की क्षमता, लर्निंग एंड अनलर्निंग इज इंपॉर्टेंट. इसीलिए मैं 4 साल की डिग्री, तो बीटेक की डिग्री तो एकदम खत्म कर देना. सर सिर्फ बीटेक या कोई भी एजुकेशनल, कोई भी एजुकेशन जो 4 साल का है, मतलब 12th के बाद जो लोग कर रहे हैं. मुझे लगता है कि मैंने आपको बोला 6 महीने इज गुड. 6 months, if YouTube can teach something in 2 weeks, at max I'll give you 6 months. अब 6 मंथ आप क्लासरूम में सिखा दो, उसके बाद बच्चे को जाने दो, आपको भी पता लगेगा कि आपने जो पढ़ाया वो किसी काम का था कि नहीं, और बच्चे को भी पता लगेगा कि मुझे वापस जाके पढ़ना है या यहीं कंटिन्यू करना है. ये अप्रेंटिसशिप का मॉडल है कि आप या तो आप पढ़ाई करो या आप किसी के साथ काम करना शुरू कर दो और उससे सीखना शुरू कर दो. प्रैक्टिकल नॉलेज भी जरूरी है. प्रैक्टिकल नॉलेज ही जरूरी है जी. और क्या जरूरी है ना. जब कुछ सिखाई नहीं, जैसे MBA के बच्चे आते हैं उनको एक्सेल नहीं आती. अब एक्सेल नहीं आती सर MBA करने के बाद तो आनी चाहिए, बट MBA के बाद अगर आपको एक्सेल नहीं आती, बीटेक के बाद आपको बेसिक फिजिक्स के फॉर्मूले नहीं आते, अगर आपको बेसिक नहीं और बच्चा इतना ज्यादा, मैंने ऐसे नैनो साइंटिस्ट PhD नैनो साइंटिस्ट का इंटरव्यू लिया है जिनसे मैंने पूछा नैनो का मतलब कितना होता है, नहीं पता. अच्छे लोग हैं, बहुत बढ़िया थीसिस है, इतनी अच्छी थीसिस है, मैंने कहा नैनो नहीं पता आपको. आप टाटा नैनो नहीं बोला उन्होंने. नहीं, टाटा नैनो नहीं बोला, नहीं, दे न्यू इट, बट भाई ये ना पढ़ाया नहीं ना फंडामेंटल्स. हाँ. अब PhD हो गई लेकिन फंडामेंटल्स नहीं क्लियर है आपके, तो प्रॉब्लम है. तो और वो उस बच्चे की गलती बिल्कुल नहीं है, वो गलती उस एजुकेशन सिस्टम की है जो फंडामेंटल्स पे ध्यान नहीं देता. वो कहता है रट लो, लिख दो, हो गया, भूल जाओ. नो, फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट. सर एक मोटरसाइकिल का अब यही है, यू फिल इट, फिल योर माइंड, शट इट. एग्जाम में जाके शट कर दिया, शंट इट एंड देन फॉरगेट इट, भूल जाओ. So what is the use of all those things? Nothing. It was always useless.
It's good that you forgot it, but learn something new, na. So, you know what happens is I'm getting very anti-education. So see, what I'm saying is, कई बार ऐसा होता है, बच्चे कहते हैं कि सर मैं सही चीज इसलिए नहीं सीख पा रहा हूँ क्योंकि मेरे ऊपर डिग्री का प्रेशर है. You see, it is a weight, वजन, बर्डन लगता है कि मैं जो यूजफुल है वो मैं सीख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे ऊपर वजन है डिग्री के लिए पढ़ने का. अब ये बच्चे की गलती नहीं है, ये टीचर की भी गलती नहीं है, ये सिलेबस की गलती है, सोसाइटी की भी गलती है सर. सोसाइटी की ही गलती है, सिलेबस की गलती है, एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है कि इतना सीख नहीं पा रहा. बच्चों को हम कब तक मानेंगे कि जो हमारे देश के युवा हैं, जो बच्चे हैं, वो मूर्ख हैं, नादान हैं, और हम बताएंगे उनको कि क्या सही है. अब वो जमाने चले गए. आज एक गूगल को उठा करके, गूगल से सीख करके एक छोटा सा 25 साल का बच्चा एक 45 साल के सीनियर को सिखा सकता है. बिल्कुल. और ये जो 45 साल का व्यक्ति है जो समाज बना रहा है, उसको ये बात रियलाइज करना होगा कि वो दिन चले गए. अनुभव इंपॉर्टेंट होता है जीवन के लिए, बहुत जरूरी होता है, लेकिन इनोवेशन एट अ यंग एज इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. वो नादान नहीं है, उसको भी तो निर्धारित करना है. तो हम बच्चों को क्यों नहीं निर्धारित करने देते? क्या पढ़ना चाहते हो बताओ? तुम्हें गेमिफिकेशन पढ़ना है कि तुम्हें एआई पढ़ना है कि तुम्हें ये पढ़ना है? स्कूल उस हिसाब से पढ़ाएगा. और कंटेंट तो अथाह है. आप बनाइए, इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी शिक्षा व्यवस्था, कंटेंट तो बना ही लेंगे हम. तो बच्चों को क्यों नहीं चूज करने देते हम? क्या पढ़ना चाहते हो बताओ? तुम्हें किस फील्ड में जाना है? उस फील्ड में ये चीजें पढ़नी चाहिए तुम्हें. चलो ये पढ़ाते हैं तुम्हें, अभी ये पढ़ाते हैं, अभी ये पढ़ाते हैं. तो हमें ये जो क्लासरूम मेंटालिटी है ना, कि एक टीचर है वो बोर्ड पे लिखेगा, बोर्ड वाइट, ब्लैक बोर्ड से व्हाइट बोर्ड हुआ, व्हाइट बोर्ड से स्मार्ट बोर्ड हुआ, लेकिन पद्धति नहीं बदली. जो टीचर बोल रहा है वो तुम भी बोलोगे तो तुम अव्वल हो. तो अगर तुम इसके फोटोकॉपी बन गए अच्छे से तो तुम ए ग्रेड. लाइक इन 3 Idiots they have shown this चतुर. हाँ, किताब से पढ़ के बता रहा था जो. तो अगर तुमने रेप्लिकेट कर दिया, तुम एकदम वैसे बन गए जैसा टीचर है, तो तुम अव्वल हो. और तुमने टीचर को चैलेंज कर दिया तो तुम फिसड्डी हो. सो ये जो मेंटालिटी है ना, ये बदलना पड़ेगा, चाहे हम टेक्नोलॉजी कुछ भी लगा दें. सर आप अपने यहाँ पर जो आप क्रिएट कर रहे हैं, विल यू गिव दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी टू पीपल कि आओ क्रिएट करो, इनोवेट करो और आप प्लेटफॉर्म उनको दो? नहीं, मैं तो छोटे छोटे बच्चों को ट्रेन कर रहा हूँ, एस्ट्रोनॉट कैसे बनो. नहीं, वो तो आप कर ही रहे हैं. हाँ. नई इनोवेशंस के लिए क्या आप उनको कुछ ऐसे प्रोग्राम्स बनाएं? बिल्कुल. जब भी हम कोई नया प्रोजेक्ट करते हैं तो हम जो बना रहा होता है प्रोजेक्ट, जो 22-23 साल का बॉय और गर्ल होता है, हम उसको सबसे पहले कहते हैं तुम बताओ. इनफैक्ट कुछ लोगों को मैंने फेलोशिप पे रखा है जो 12वीं पास है. अच्छा. क्योंकि वो बताएंगे ना कि ये समझ में आया नहीं समझ में आया, इसमें अच्छा लगा कि नहीं लगा, ये कलर्स ठीक थे कि नहीं थे, मेरे को समझ में भी आया कि सर से निकल गया, या ये इंटरेस्टिंग था या नहीं था, या इसका बेंचमार्क ये होना चाहिए. देयर इनपुट मैटर्स बिकॉज दे आर द फ्यूचर. उनका इनपुट लेके मैं कंटेंट बनाऊंगा. मैं यह मैं कंटेंट बना दिया, अब तुम उसको सीखो. जो भी मैंने बनाया तुम्हें सीखना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास अनुभव है. ये अनुभव के सिंहासन पे बैठने की जो चेष्टा और प्रथा है ना, इसको तोड़ना पड़ेगा. और हमें यंग लोगों को इज्जत देनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग. मुझे नहीं लगता कि यंग लोग यूजलेस होते हैं. दे आर यूज्ड लेस, है ना? एब्सोल्युटली, दे आर यूज्ड वेरी लेस. हम यूज नहीं करते उनका, हम बताएंगे क्या करो. तो ये प्रथा हटानी पड़ेगी. सर अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं इतनी सारी वॉर्स, बहुत कुछ हो रहा है पूरी दुनिया में. अभी एक तरफ हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की, मतलब एक बिल्कुल हटकर चीज की टेक्नोलॉजी वाइज हम क्या करना है, ह्यूमन रेस को कैसे आगे बढ़ाया जाए. एक तरफ ह्यूमन रेस को खत्म करने की बात चल रही है सब बढ़िया करके. कोरोना भी समवेयर सुनने में आया था प्लांटेड था. हाउ दिस एंटायर वर्ल्ड विल कम टू पीस. और ऐसा रहेगा तभी हमें दूसरा ग्रह ढूंढने की जरूरत पड़ रही है जहां जाके पीसफुली रह सके. Corona was probably not planted, but it was probably lab created. It was not a natural virus, so that's a different question. Probably or actually? See, क्योंकि you cannot have a conclusive evidence on this, but 2013 में there was a virus which is called RATG13, RATG13. 13 is the 13 साल 2013. और 2013 में ये वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट नहीं होता था, बट लॉन्ग एक्सपोजर टू बैट्स से ये ह्यूमन में आ जाता था. बैट चमगादड़, सेम एज कोरोना. हाँ, अभी वो कहानी वहीं तक आई. अच्छा. तो चमगादड़ से ये इंसानों में आया, उन इंसानों में जो माइंस में काम करते हैं, क्योंकि माइंस में चमगादड़ होते हैं, तो इन इंसानों में आया. उन चाइनीज माइंस थी, उन चाइनीज माइंस के इन माइनर्स को जो माइनिंग करते थे,
इनको लेकर के हॉस्पिटल में रखा गया और ये वायरस आइसोलेट कर लिया गया, RATG13। अब उसके बाद की कहानी थोड़ी हेजी हो जाती है क्योंकि कंक्लूसिव कुछ भी नहीं है। एक टेस्ट होता है जिसका नाम होता है गेन ऑफ फंक्शन टेस्ट। ये अमेरिकन टेक्नोलॉजी है। गेन ऑफ फंक्शन टेस्ट क्या करता है कि एक वायरस जो है वो इवॉल्व होता है विद टाइम। सो जितनी एवोल्यूशन होता है ना, तो म्यूटेशन होता है, तो हर बार वायरस में कुछ नई नई चीजें निकलती हैं जी। एक लम्हा ऐसा आएगा जब वायरस इवॉल्व होके ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट होगा और ह्यूमन के लिए लीथल हो जाएगा। सो गेन ऑफ फंक्शन क्या करता है कि ये नेचुरली होता है, ऐसा करने में 100 साल भी लग सकते हैं, 1000 साल भी लग सकते हैं, कभी भी नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है। गेन ऑफ फंक्शन इस पे फॉरवर्ड का बटन दबा देता है। सो जो वायरस का एवोल्यूशन है वो जो 50 साल में होता है वो 3-4 साल में लैब में होना शुरू हो जाता है। अब उसका कारण वेपन बनाना नहीं होता है, उसका कारण ये होता है कि आप एंटीवायरस बना सकते हैं उस वायरस के नेचुरली लीथल बनने से पहले। आप उसकी दवा निकाल सकते हैं, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। तो RATG13 वायरस को गेन ऑफ फंक्शन टेस्ट से गुजारा गया। अच्छा, उस समय क्या हुआ था कि ओबामा वाज द US प्रेसिडेंट, उन्होंने गेन ऑफ फंक्शन टेस्ट पे बैन लगा दिया US में। तो ये गेन ऑफ फंक्शन के जितने साइंटिस्ट थे इन सब ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दी चाइना को। चाइना में RATG13 वायरस था, उसमें वुहान के उस लैब में गेन ऑफ फंक्शन टेस्ट इस वायरस पे लगाया गया और ये वायरस इवॉल्व होना शुरू हुआ 2013-14 के ऑनवर्ड्स। 5 साल में जब US के प्रेसिडेंट ट्रंप आए, ट्रंप ने वापस वो बैन हटा दिया, लेकिन तब तक चाइना के पास ये टेक्नोलॉजी आ गई और वुहान लैब में RATG13 वायरस के ऊपर ये कुकिंग करनी शुरू करी गई और इस वायरस को 50-60-70 साल का एक्सेलरेशन दे दिया गया कि जो चीज 60-70 साल में होती वो 5 साल में कर दी गई। अब एक्सीडेंटली वो जो वायरस था जो RATG13 से nCoV-19 बन चुका था, यानी कोरोना वायरस बन चुका था, वो वायरस लीक हो गया। अब वो कैसे लीक हुआ ये नहीं पता। अब वो किसी लैब असिस्टेंट से लीक हो गया कि डेलिबरेटली लीक हो गया कि कोई बायो टेररिज्म था, वी डोंट नो। मोस्ट प्रॉब्ली हम मान लेते हैं कि एक्सीडेंटली लीक हुआ होगा और वो वुहान में वो वायरस फैल गया। वुहान में इटालियन गुड्स बनते हैं बहुत सारे, जो इटली की लेदर कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, वो वुहान में काम करती हैं। वुहान, और उस समय चाइना का न्यू ईयर हुआ, तो चाइना के न्यू ईयर में सारे ये इटालियन मर्चेंट्स वहां से वापस चले गए और अपने साथ वापस ले गए वायरस। तो 2019 में जो हुआ था ना, 2019 और 2020 आ गया, इनफैक्ट 2019 के एंड में शुरू हुआ और 2020 के शुरू में ये लोग चाइनीज न्यू ईयर में वापस चले गए। चाइना ने किसी को बताया नहीं कि एक वायरस फैल रहा है। चाइना ने वुहान को वैसे तो लॉक कर दिया कि कहीं और चाइना में आप नहीं जा सकते, लेकिन चाइना के वुहान से शहर से आप इटली जा सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, लेकिन आप बीजिंग नहीं जा सकते। तो चाइना ने बिना किसी को बताए वायरस फैलने दिया विदेश में, और इसलिए आपने नोटिस किया होगा पहले चाइना में न्यूज आई, फिर इटली में आई। इटली वाज द सेकंड कंट्री जिसमें सबसे ज्यादा इन्फेक्शन फैला। इंडिया में भी शायद इटली से ही, इंडिया में इटली के थ्रू कोई टूरिस्ट आया था सबसे पहले, उनसे आई थी। तो इसीलिए अब व्हाट डू यू कॉल इट इज अ डिफरेंट थिंग, बट यस, वर दे लैप्सेस बाय द चाइनीज गवर्नमेंट? यस, एंड दे शुड एडमिट इट, बिकॉज वायरस का लीक हो जाना एक्सीडेंटली भी, इतने खतरनाक वायरस का लीक हो जाना इज नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। और ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले सार्स भी लीक हुआ था, ये भी चाइना से लीक हुआ था। सार्स भी चाइना से लीक हुआ। चाइना हैज अ हिस्ट्री ऑफ वेरी पुअर हाइजीन इन वायरस लैब्स, और उस वायरस लैब से लीकेज होती ही नहीं है और दुनिया में आतंक मचता रहा है। ये दूसरी तीसरी बार हुआ है, दूसरा मेजर डिजास्टर था ये। सार्स में भी सैकड़ों लोग मरे थे, इसमें तो करोड़ों में, मतलब इन्फेक्शंस तो पता नहीं, मुझे लगता है सभी को ऑलमोस्ट हो गया। सो दिस काइंड ऑफ थिंग इज डेंजरस। यहाँ पे साइंस थोड़ी डेंजरस हो जाती है अगर उसे आप कंट्रोल ना करिए। गेन ऑफ फंक्शन टेस्ट जो यूएस में होता है, आज तक कोई वायरस लीक नहीं हुआ, लेकिन चाइना में लीक हो गया। सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस व्हेन यू यूज हाई एंड टेक्नोलॉजी। So that was your coronavirus thing. But in terms of the initial question you asked, क्या दुनिया में peace हो सकती है? That was your fundamental. We kind of got digressed in COVID. दुनिया में शांति हो सकती है या नहीं हो सकती है, उसका प्रमाण मुझे तब मिला। मैं छत्तीसगढ़ में एक जगह है, उसका नाम है रायगढ़, और रायगढ़ में एक बहुत बड़ा सा हॉल था। उसमें इस समय के जो आई थिंक फाइनेंस मिनिस्टर है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में, ओपी चौधरी, उस समय ही वाज, ओपी चौधरी जी वाज द IAS ऑफिसर उस समय। ही हैड ऑर्गेनाइज्ड दिस थिंग, उन्होंने मेरे को बुलाया था कि आप आकर के बच्चों से बात करिए। तो चौधरी जी के साथ आई वाज देयर, वेरी ब्रिलियंट IAS ऑफिसर एंड आई एम श्योर अ ग्रेट पॉलिटिकल लीडर नाउ। और उस समय एक बच्चा था, उसने बड़ा अच्छा सा सवाल पूछा मुझसे। उसने कहा, सर ये बताइए कि अभी तो हमारा पासपोर्ट होता है,
पासपोर्ट पे लिखा होता है स्टेट, सिटी, ये लिखा होता है, और रिपब्लिक ऑफ इंडिया ऊपर लिखा होता है छपा हुआ। तो जब हम मार्स पे चले जाएंगे तब लिखा होगा अर्थ, और कंट्री का कॉलम होगा, कंट्री व्हाट, जैसे अभी स्टेट का कॉलम होता है वैसे कंट्री का कॉलम होगा। क्या जब ऐसा होगा तो दुनिया कैसी हो जाएगी? एंड देन माय मेमोरी गोज बैक, जब मेरी बात हुई थी विंग कमांडर राकेश शर्मा जी से, और मैंने उनसे कहा था स्पेस में सबसे बड़ा नज़ारा क्या था। एक तो सारे जहां से अच्छा वाला आपने भारत देखा, और क्या देखा? तो उन्होंने कहा मैंने देखा कि म्यांमार में जंगलों में आग लगी थी और उसका धुआं धरती के घूमने के कारण पूरे भर में चक्र बना रहा था। तो एक छोटी सी घटना जो म्यांमार बर्मा में होती है, हमें लगता है कि हमें इफेक्ट नहीं करती, लेकिन वो सारी पृथ्वी को इफेक्ट करती है। जैसे जैसे हम इस ग्रह से बाहर जाना और रहना शुरू करेंगे, हमें महसूस होगा कि ये ग्रह कितना एक है, कितना फ्रेजाइल, इतना वातावरण हमारा तुरंत बदलता है ना, हम कितने फ्रेजाइल हैं, और प्लैनेट कितनी जल्दी बदलता है रंग, और कैसे एक जगह जो चीज़ होती है वो पूरी दुनिया को बदल देती है, ये हमें रियलाइज़ होगा। जब फुकुशिमा में डिजास्टर हुआ था सुनामी के बाद, तो रेडिएशन कितनी दूर तक पहुंच गया था कि अमेरिका तक रेडिएशन पहुंच गया जी। प्रशांत महासागर, पूरा पैसिफिक ओशन क्रॉस करके रेडिएशन फैल गया। तो धरती एक है, ये बात हमें तभी दिखती है जब हम अपना दृष्टिकोण ऊंचा कर लेते हैं, दूर से देखते हैं, सब एक है। कोई आपको हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर नहीं दिखेगा, कोई आपको चाइना ताइवान का बॉर्डर नहीं दिखेगा, कोई आपको रशिया यूक्रेन नहीं दिखेगा, आपको इजराइल फिलिस्तीन नहीं दिखेगा। आपको कुछ बादल दिखेंगे जो ये इस बात से उनको नज़रअंदाज कर देते हैं कि पॉलिटिकल बाउंड्री क्या है। कुछ पहाड़ होंगे जो ये दिखाते हैं कि धरती कैसी उबड़ खाबड़ से प्लैनेट है, कैसे उसमें नीला, हरा, भूरा, सफ़ेद रंग है, और वो रंग पॉलिटिकल बाउंड्रीज, धर्म की बाउंड्रीज से निर्धारित नहीं होते। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे हम इस धरती से उठेंगे और दूसरे ग्रहों में रहेंगे, हमें इस धरती को अपने लिए और अपने आने वाले भविष्य के लिए सुरक्षित रखना है, ये हमें रियलाइज होगा। सर, एक हाइपोथेटिकल सा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, तो हो सकता है गलत हो, लेकिन आया तो पूछता हूँ मैं आपसे। क्या ये पॉसिबल है कि हम एज अ ह्यूमन और whatever is happening in entire earth are planted by someone जो हमसे बहुत ज्यादा पावरफुल हो? क्या हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकते हैं इस लेवल पे? सिमुलेशन वाली थ्योरी आप बता रहे हैं। हाँ। दिस इज सिमुलेशन थ्योरी। थिंक ऑफ इसको देखो, इसको अनरावल करना मुश्किल है, लेकिन इसको हम मैथमेटिकल इंडक्शन से सॉल्व करने की कोशिश करें, अगर समझने की कोशिश करें। आप एक वीडियो गेम खेला है अपने बचपन में? वीडियो गेम खेला? वीडियो गेम कौन सा फेवरेट गेम था? सर बहुत सारे थे। मारियो खेला था? मारियो खेला था। अगर आप मारियो होते और वो सर से पत्थर तोड़ रहे हैं और वो फूल खा रहे हैं और वो पत्थर मार रहे हैं और पाइप में घुस रहे हैं, अगर आप वो कैरेक्टर होते तो आपको क्या पता लगता है कि आप बाहर से कंट्रोल हो रहे हैं? नहीं। आपको लगता है यही नियति है, बिल्कुल, मुझे तो ये पाइप है, मैं नीचे चला जाता हूँ। आपके मन में यही फायर हुआ। सो अगर आप मारियो के ब्रेन को कंट्रोल कर रहे थे, तो मारियो को नहीं पता लग रहा था कि उसका ब्रेन कंट्रोल्ड है। उसको लग रहा था वो तो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग कर रहा है। तो जिस प्रकार से उस वीडियो गेम कैरेक्टर को ये नहीं पता कि आप उसको कंट्रोल कर रहे हो, आपको ये कभी नहीं पता चलेगा कि आपको कोई और कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि आप जो भी कर रहे हो वो आपसे करवाया जा रहा है। सो अपवर्ड्स तो हम इसको डिसिफर नहीं कर सकते, हम इसको डिकोड नहीं कर पाएंगे। डाउनवर्ड्स तो कर सकते हैं। तो अगर वही चेन ऊपर जा रही है, तो हो सकता है हमें कोई कंट्रोल कर रहा हो सकता है हमें एक सिमुलेशन हो सकता है जो चीज हमें कंट्रोल कर रही है वो खुद भी एक सिमुलेशन हो। अच्छा, वो भी एक सिमुलेशन, मल्टी लेवल हो सकता है, इंसेप्शन जैसा गेम बन जाएगा। क्योंकि अगर मारियो को आप कंट्रोल कर रहे हो, आपको कोई और कंट्रोल कर रहा है, तो ये कहाँ रुक जाता है कि तीसरी चेन पे रुक जाएंगे? ऐसा तो कोई रूल है नहीं, उसके ऊपर भी कोई और हो। तो सेवन स्काइज की जो बात होती है हमारे शास्त्रों में होती है ना, 7 आसमान है, उसके बाद फिर विष्णु भगवान है, अलग अलग लोग हैं। हाँ, तो स्वर्ग, नर्क, व्हाटएवर वी कॉल, सो मे बी वी कॉल इट दैट वेज, लेकिन हो सकता है वो दुनिया बहुत अलग हो, जिसको हमने नहीं देखा, एक्सपीरियंस नहीं किया, बस कहीं पढ़ लिया उसके बारे में और नाम हमने कुछ भी दे दिया। हो सकता है, वो बिल्कुल हो सकता है। वेदों में जैसे ये भी लिखा होता है कि ब्रह्मा का एक वर्ष मनुष्य के 311 ट्रिलियन वर्ष के बराबर होता है। ठीक है, और उसके बीच में ब्रह्मा का एक वर्ष
करीब 80,000 या कुछ नंबर होता है, मनु के वर्षों के बराबर होता है। मनु के बाद पितृ के वर्ष आते हैं, पितृ के बाद देव के वर्ष आते हैं, फिर मानव के वर्ष आते हैं। तो अलग अलग कैटेगरी ऑफ प्राणी है, ये अलग अलग कैटेगरी ऑफ एग्जिस्टेंस है, अलग अलग लेवल पर, जिनके लिए समय भी अलग अलग स्पीड पे मूव करता है। और हम जानते हैं कि अब अलग अलग स्पीड पे समय मूव कर सकता है। समय स्थिर सबके लिए नहीं होता। मतलब हो सकता है मेरे लिए समय तेज चले, आपके लिए धीमे चले, डिपेंड्स कि मैं कितना फास्ट चल रहा हूँ। हम स्पेस टाइम की बात कर रहे हैं, स्पेस टाइम फैब्रिक की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं लाइट की वेलोसिटी पे चला जाऊँ तो मेरे लिए समय बिल्कुल नहीं चलेगा, आपके लिए चलता रहेगा। आप यहाँ खड़े हो, मैं 20 साल 10 साल जाऊंगा लाइट की वेलोसिटी पे, 10 साल में वापस आऊंगा। और टेक्निकली उस समय तक, वापस आने के जस्ट पहले तक, मेरी उम्र बिल्कुल नहीं बदलेगी। और आप 40 साल या 20 साल 10-10 साल आप बढ़ चुके होंगे। जैसे ही मैं वापस आपसे मिलूंगा, मैं 20 साल का टाइम जंप मारूंगा और आपसे मिलूंगा वापस आते समय। तो टाइम जंप एंड डिफरेंट मूवमेंट ऑफ टाइम इज अलाउड इन साइंस। टेलीपोर्टेशन भी, टेलीपोर्टेशन इज अ वेरी वियर्ड कॉन्सेप्ट। वो टाइम ट्रैवल इज डिफरेंट फ्रॉम टेलीपोर्टेशन। नहीं, वो अलग अलग होगी, लेकिन पॉसिबल है। टाइम ट्रैवल इज पॉसिबल देन ना, बिकॉज़ टाइम तो जंप मारा ना। अगर मैं 10 साल, मान लीजिए मैं और आप बैठे थे यहाँ, मैं लाइट की स्पीड से गया 10 साल तक, चलता रहा 10 लाइट ईयर अवे चला गया, 10 साल लाइट चला, 10 साल लाइट की स्पीड से वापस आया। कितने साल बीत गए आप? 20 साल। 10 साल आप देखेंगे, 10 साल जा रहा है, वापस आ रहा है, 20 साल निकल गया। मैं आपसे जस्ट मिलने से पहले तक, चूंकि मैं लाइट की स्पीड से चल रहा था, मेरा टाइम फ्रीज हो चुका है। तो मेरा समय बिल्कुल नहीं बदला, मैं उतने का उतना ही हूं, मैं वही हूं। आपके 20 साल निकल गए, तो मैंने आपसे, आपने एक तरह से मेरे से, आपका टाइम आगे चला गया। अब जैसे ही मैं वापस रुका और आपसे मिला, मैं 20 साल जंप करके वापस आपके समय में आ गया। सो दैट्स पॉसिबल, इट्स एक्चुअली हैपनिंग। मतलब ये हो चुका है, इतना लंबा नहीं हुआ है, लेकिन कुछ माइक्रो सेकंड हो चुका है। कहाँ पर? जो लोग अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन पे जाते हैं, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वो धरती का जोर जोर से चक्कर, बहुत फास्ट चक्कर लगा रहा है। मतलब आधे घंटे या 1 घंटे में पूरा चक्कर लगा लेता है। तो बहुत फास्ट चल रहा है, यानी उनकी स्पीड बहुत ज्यादा है आपसे। तो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कुछ 500 समथिंग दिन अंतरिक्ष स्टेशन पे बिताया। और जो सुनीता विलियम्स है, कई महीने हो गए, है ना। तो अगर 500 दिन जिन्होंने बिताया होगा, वो बहुत स्पीड से चल रहे होंगे, तो उनका टाइम धीमे धीमे चल रहा होगा ना। लाइट की स्पीड से तो नहीं चल रहे थे जी, तो थोड़ा सा अंतर पड़ा होगा। और आप जो धरती पे बैठे हैं, आपका टाइम उनसे थोड़ा आगे जा चुका होगा, क्योंकि वो धीमे धीमे टाइम में चल रहे थे। अब वो जैसी धरती पे वापस आए, उन्होंने वो माइक्रो सेकंड का टाइम जो उन्होंने वहां पे गेन कर लिया था तेजी से चलते हुए, उन्होंने वो जंप मारा। तो टाइम जंप हैज ऑलरेडी हैपेंड। टाइम ट्रैवल टेक्निकली इज ऑलरेडी हैपेंड। बैकवर्ड नहीं हुई है, फॉरवर्ड हुई है। सर, बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं, थोड़ा सा हम शास्त्रों में भी गए। एक बड़ा विचित्र कॉन्सेप्ट है कुछ चीजों के बारे में, जिसमें से एक है कैलाश। उसको लेकर इतनी सारी मिथ्स हैं या बातें होती है कि वो स्पेसशिप हो सकता है, वो एक पिरामिड हो सकता है, वो उस पर कोई चढ़ नहीं पाता, दिशा भ्रम हो जाता है वहां पर जाकर। तो आप उसको कैसे देख रहे हैं? कभी साइंटिस्ट ने कोई रिसर्च करी वहां जाकर कि क्या है ऐसा? नहीं, इतना तो खैर हमें पता है कि स्पेसशिप तो मोस्ट प्रॉब्ली नहीं है, बिकॉज स्पेसशिप क्यों होगा, मतलब और थ्योरीज है सर ये भी। अब ये वही है, देखिए, आई थिंक इन सब चीजों का अध्ययन करना आवश्यक है कि जो भी मैं ये नहीं कहूँगा मिथ है, भ्रांति नहीं बोलूँगा किसी की आस्था को, लेकिन जो भी कोई मानता है उसको साइंटिफिक कसौटी पे, और उसको साइंटिफिक से ज़्यादा सबूत की कसौटी पर हम लोग देख लें कि क्या है। दिशा भ्रम होना कोई बहुत, आई वुड नॉट बी सरप्राइज अगर ऐसा होता है, क्योंकि जैसे चिड़िया की दिशा होती है, चिड़िया को दिशा मैग्नेटिक फील्ड से पता लगती है। अगर धरती की मैग्नेटिक फील्ड बदल जाए तो चिड़िया की दिशा घूम जाती है, चिड़िया अपना रास्ता खो देगी अगर धरती का मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाए। एंड जब भी कभी मैग्नेटिक स्टॉर्म आता है, जैसे अभी आया था ना कुछ दिन पहले मैग्नेटिक सोलर स्टॉर्म, तो चिड़िया की दिशा उल्टी पुल्टी हो जाती है, क्योंकि मैग्नेट की व्यवस्था बदल जाती है। तो अगर कोई ऐसा विशाल पत्थर हो, पहाड़ हो, जिसमें मैग्नेटिज्म हो हो सकता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड्स को डिस्टॉर्ट कर दे उस एरिया में। तो हो सकता है कि आप दिशाहीन हो जाए, चिड़िया भी दिशाहीन हो सकती है उस समय में। तो इसका तो साइंटिफिक रीजन हो सकता है। स्पेसशिप साउंड्स अ लिटिल टू मच टू बी, ठीक है। बाकी कोई चढ़ ना पाए या कोई इसको शिखर तक ना पहुंच पाए, ये तो अब हिमालय की चोटियां हैं, आसान तो नहीं होगा कहीं पे भी पहुंच पाना। तो ये तो संभव है, बहुत ही ज्यादा संभव है कि कुछ आकृतियां बन जाती है वहां पर, ओम की, शिव की, लोग ने देखा है, आवाज आती है डमरू की। अब इस
अगेन ये आस्था की बातें हैं, ये आस्था है ना। की तो बात। इसको बड़ा मुश्किल है कि मैं इसको बोलूं कि ये गलत है या नहीं है। हो सकता है डमरू की आवाज आती कुछ चीजें साइंस के है। अब परे जब हो मैंने देखा सकती है, है। नहीं कुछ चीजों में साइंस को पढ़ना नहीं चाहिए, है अच्छा। ना। तो इसलिए जो है मुझे लगता है कि जिसकी जो आस्था है हमें उसकी सम्मान भी करें, और उसके लिए बहुत जरूरी होती है। ये जो एटीट्यूड है ना कि साइंस को, आस्था को बस कुरेदना चाहिए, कि नहीं उसको उधेड़ के दो जी। आस्था को, क्योंकि हम विज्ञान है तो हम आस्था के दुश्मन होने चाहिए, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा हम कहते हैं जब लोग। नहीं, ये गलत है ना। देखिए इसरो जब चंद्रयान को हमने लॉन्च किया था तो हम तिरुपति बालाजी गए थे लेकर के। इसरो में जितने साइंटिस्ट आप देखते हैं, स्पेशली दक्षिण भारत से आते हैं, इतना लंबा टीका लगा के आते हैं, वो रोज सुबह पूजा करके आते हैं। चाहे जितने भी साइंटिस्ट होंगे, अपनी पूजा नमाज जो भी करना है, हर धर्म के लोग हैं, हर पंथ के लोग हैं, तो वो सब करते होंगे। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अगर कोई वैज्ञानिक है तो आस्था नहीं रख सकता, और कोई आस्थाशील व्यक्ति है जिसमें आस्था है तो वो विज्ञान को नहीं फॉलो कर सकता। दोनों बातें हैं, विज्ञान और आस्था अलग थोड़ी ना है। ये तो ये साथ चलती है। ये बड़ा ग्रीक कॉन्सेप्ट है। ग्रीक कॉन्सेप्ट क्या कहता था कि शिक्षा को 3 भागों में बांट दो। पहला भाग जो सुंदर है वो बन गया ऑल दैट इज ब्यूटीफुल इज आर्किटेक्चर या आर्ट, ठीक। ऑल व्हाट इज राइट बिकेम रिलीजन, ऑल दैट इज करेक्ट बिकेम साइंस। सो जो सही है, मतलब सटीक है तथ्यों के आधार पे, वो साइंस है। जो सही है जीवन के आधार पे, वो धर्म है। और जो सुंदर है वो कला है। ये बड़ा ग्रीक कॉन्सेप्ट है। इंडियन कॉन्सेप्ट क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही जो सत्य है वही सही है, वही सुंदर है। तो ये हमें आस्था को विज्ञान का दुश्मन बनाना, फिर कहते हैं जो साइंस बनाएगा वो दिखने में गंदा होना चाहिए, कल को ये बोलेंगे, कहेंगे जो दिखने में अच्छी चीज दिखती है वो साइंटिफिक नहीं होगी। ये है ना कि वी कैन नॉट डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर। ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। इंडियन कॉन्सेप्ट इज जो सही है वही सही, वही सटीक है, और वही सुंदर है, वही सुंदर है। सत्य सही और सब कुछ एक ही है। तो ज्ञान एक में होना चाहिए ना। तो ये हमें नहीं करना चाहिए। हमारा तो वैसे भी धर्म विज्ञान पे ही आधारित था, सभी कुछ था, पर ही आधारित। और कुछ जहाँ पे नहीं है वहाँ हम कर लेंगे, और जहाँ विज्ञान को धर्म से सीखने की आवश्यकता है हम सीख लेंगे। तो सीख सकते हैं ना एक दूसरे से। जी सर, एक आखिरी सवाल आपसे मेरा, आपका एक्सपीरियंस, ये सबसे पहले पूछा जाता होगा शायद हर इंटरव्यू में आपसे, कि आपका अब्दुल कलाम साहब के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा। मैं आखिरी में पूछना चाहता हूँ क्योंकि कुछ चीजें जब हम आखिरी में सुनते हैं ना, बहुत कुछ देके जाती है। देखिए डॉक्टर कलाम एक ऐसे व्यक्ति हैं, और मैं बोल रहा हूँ हैं क्योंकि ऐसे व्यक्ति कभी मृत नहीं होते। वो भौतिक रूप में चले जाते हैं, लेकिन वैचारिक रूप में, आपने भी सवाल पूछा जी, यहाँ आने वाला हर व्यक्ति यही पूछता है ना। आपके पीछे भी डॉक्टर कलाम का फोटो है जी। सो डॉक्टर कलाम इज, जब व्यक्ति के विचार इतने बड़े हो जाएं तो व्यक्ति कभी मरता नहीं है, उसके विचार के रूप में वो जीवित रहता है दूसरों की वाणी में। तो इसलिए डॉक्टर कलाम एक व्यक्ति हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जैसा दुनिया को वो दिखाते हैं, वो अपने निजी जीवन में, अपने प्राइवेट में, बिना कैमरे के जीवन में उससे भी ज़्यादा महान होते हैं। बहुत कम लोग हो पाते हैं, लोग मैच नहीं कर पाते, बट उससे भी ज़्यादा अच्छा होना शायद डॉक्टर कलाम हमारे जनरेशन के अकेले ऐसे व्यक्ति हैं। आई होप और भी हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग बड़े खुशकिस्मत हैं कि ऐसे व्यक्ति जब जीवित थे भौतिक रूप में तब हम उनके साथ थे। और मैं तो काफ़ी साथ था, लेकिन कितना सा टाइम आपने मैं बिताया? तो 6 साल उनके साथ ही रहा था, 2009 से 2015 तक, अंतिम दिन तक उनके साथ था। तो कुछ ऐसी, हम लोग सोचते हैं कि महान व्यक्ति जो होते हैं ना, वो कुछ महान प्रोजेक्ट करते हैं, उनके कुछ महान कारनामे होते हैं, है ना। ऐसा नहीं होता है। महानता आती है छोटी छोटी चीज़ों से। छोटी छोटी चीज़ों को बार बार करने से महान बन जाती हैं चीज़ें। क्योंकि महानता बनाने के लिए महान आदतें होनी चाहिए। महानता बनाने के लिए छोटी चीज़ों पे फोकस हटा करके बड़े लक्ष्य पे ध्यान रखना होता है। और ये सब एवरीडे लाइफ की चीज़ें हैं। सडनली कोई महान नहीं बनता। डॉक्टर कलाम की जो सबसे अच्छी एक आदत थी वो ये थी कि कंपैशनेट थे। टीम कैसे बनाते थे? ऐसा नहीं था कि वो कि उनकी हर एक साइंस में महारत थी। कुछ साइंस को जानते थे, कुछ साइंस को दूसरों से सीखते थे, कुछ साइंस लोग उनके लिए काम करते थे और पूरी निष्ठा के साथ काम करते थे।
अच्छा, वर्ल्ड वाइड करते थे और हमेशा किया ऐसे। जब वो रिटायर हो गए उसके बाद भी लोग उनसे मिलने आते थे जिन्होंने उनके साथ काम किया था। उनको कुछ, एक पूर्व राष्ट्रपति ऐसा कुछ दे नहीं सकता आपको, लेकिन आप इसलिए आते थे क्योंकि आप उनका सम्मान करते थे। सम्मान क्यों करते थे? क्योंकि डॉक्टर कलाम के अंदर कंपैशन था, संवेदनाएं थी। संवेदनशील बनना बहुत आवश्यक है। मैंने उनके साथ 6 साल तक ब्रेकफास्ट, लंच और कई बार डिनर हालांकि बहुत लेट खाते थे कभी कभी, तो मैं तो नहीं करता था, लेकिन लंच बड़ा इंटरेस्टिंग होता था क्योंकि छोटा सा कमरा था, 4 लोगों के बैठने की एक टेबल थी और बस उस टेबल की जगह थी उस कमरे में, डाइनिंग रूम में। अच्छा, इतना छोटा? छोटा था, लाइक सफिशिएंट था। 2 ही लोगों का खाना है तो क्या करना 8 लोगों का टेबल लगा के। तो उसके एक तरफ शीशे का एक दरवाजा था और उसके बाहर एक चबूतरा था। अब जब तक उस चबूतरे पर पशु पक्षी आते थे, जब तक उनको खाना नहीं मिलता था, डॉक्टर कलाम, ये प्रथा थी कि उनको खाना दिया जाएगा जब डॉक्टर कलाम खा रहे हैं। तो उसमें अलग अलग खाना लगेगा, तोते का अलग लगेगा, गिलहरी का अलग लगेगा, एक वो पीकॉक था वो बड़ा था, सबको भगा देता था, तो उसके लिए थोड़ा दूर रखा जाता था ताकि वो इनको दौड़ाए ना। फिर छोटी वाली चिड़िया जो स्पैरो आती थी उसके लिए अलग पड़ता था। तो ऐसे 5-6 जगह अलग अलग खाना रखा जाता था। तो एक दिन हम लोगों को कहीं जाना था किसी इवेंट में, तो इन्होंने खाना नहीं रखा बाहर, जल्दी जल्दी लंच खत्म करना था। सो मैंने डॉक्टर कलाम को बोला कि सर आप खा लो, मैं रखवा दूंगा, क्या दिक्कत है, ये रख देगा। चिलप्पा वाज द मिलिट्री एड। तो मैंने कहा ये रख देगा, और रख देता, शायद कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, रोज ही रखता था। तो उन्होंने खाना शुरू नहीं किया। सर नहीं शुरू करूंगा क्योंकि आदत नहीं खराब करनी है मुझे। आज अगर मैं एक बार करूंगा, मैं कल फिर से यही करूंगा, परसों फिर से यही करूंगा, और अभी तो रख रहे हैं, एक दिन फिर ये होगा कि आज नहीं रखते हैं, फिर उसके अगले दिन ये भी एक प्रथा बन जाएगी कभी कभी रखते हैं। लेकिन ये घर तो उनका है ना, हमने तो यहाँ बिल्डिंग बना दी, बट ये तो दिस बिलोंग्स टू एवरीबडी, नॉट माई हाउस। वो गिलहरी का भी घर है, वो पीकॉक का भी घर है, तो इसलिए वो आदत नहीं खराब करनी। अपनी अच्छी आदतों को पकड़ के रखना बहुत आवश्यक है। अच्छी आदत लगाना एक वन थिंग, उसको कायम रखना बड़ा मुश्किल होता है। उसको कायम रखने के लिए आपको एक रेजिमेंटल डिसिप्लिन चाहिए। कष्ट होगा उससे, तकलीफ होगी, इलॉजिकल भी लगेगा क्या कुतर्क है यार, लेट हो रहे हैं, आप जो है ये करो, खाना नहीं खा पाएंगे अब। तो आपको ये भी आ सकता है कि क्रिटिसिज्म भी होगा आपका, लेकिन अच्छी आदतों को हटाना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि डॉक्टर कलाम एक ऐसे व्यक्ति थे जो संवेदनशील होना एक आदत के रूप में उन्होंने अपने अंदर शामिल कर लिया था, और उस आदत को वो ये जानना कि ये एक आदत है और उस आदत को डिफेंड करना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए मैं सबसे ये बोलता हूँ कि आप जो है ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वही आदतें लगाइए जो डॉक्टर कलाम की थी, बट जो भी अच्छी आदत लगाइए उसको वैसे ही डिफेंड करिए जैसे डॉक्टर कलाम करते थे, है ना। तो अपना समय नहीं व्यर्थ करते थे, समय का लेखा जोखा रहता था उनका, एग्जैक्ट मिनट टू मिनट चाहिए। किसी भी कार्यक्रम में जाएंगे, मिनट टू मिनट, 5:04 से 5:05 तक क्या करेंगे, 1 मिनट में ये होगा, 1 मिनट में ये होगा, मिनट टू मिनट आता था। लोगों को लगता था क्या मांग रहे हैं लोग, हर मिनट का चाहिए हिसाब। हाँ, हर मिनट का हिसाब चाहिए, और यही क्योंकि वो उनकी आदत थी, उनको हर मिनट का घड़ी लेके, जब भी बैठेंगे सुबह घड़ी बांध ली, अब घड़ी लिए बैठे रहेंगे, घड़ी अच्छा इतना हो गया, अब ये करना है, अभी ये करना है, अभी ऐसे करना है, वैसे करना है। तो अपने एक एक मिनट का 86,400 सेकंड होते हैं दिन में, उसका हिसाब रखना, क्योंकि वही है आपके पास, मेरे पास भी, आपके पास, सबके पास वही है। क्या करना है वो आप देख लो, मैं देख लूंगा मुझे क्या करना है, उसका हिसाब रखना, अच्छी आदतों को डिफेंड करना और लगाना, और अच्छे लोगों को सम्मान देना। तो अगर दलाई लामा जी जैसे आए थे, तो दलाई लामा जी भी जब आते थे, कई बार आए, दलाई लामा जी जब भी आते थे उनको बोलते थे ये चिलप्पा है, ये इस घर का ख्याल रखता है, ये नहीं बोला कुक है, ये कंचन है, ये फूल बाहर उगाता है, he takes care of all the flowers, beautiful flowers, ये नहीं बोलते रहे माली है। वाओ। तो हर व्यक्ति को सम्मान देना होता है। जब वो कंचन ये बात सुनेगा, अरे मैं तो इस सब फूल खिलाता हूँ मैं सारे यहाँ, फिर तो उसके अंदर जो एंथुजियाज्म है वो दुगना चौगना हो जाता है। इसीलिए जो है ना, लोगों का सम्मान करना, चाहे वो किसी भी इकोनॉमिक या पावर फ्रेमवर्क में कहीं पर भी हो, उनका काम जरूरी है। वो ड्राइवर को कभी ड्राइवर नहीं बोला, आज तक नहीं बोला। ड्राइवर को बोलेंगे वो व्यक्ति जो मुझे सही जगह लेके जाता है। क्या अब ड्राइवर के ऊपर प्रेशर क्या है कि मेरे को सही जगह ले जाना है भाई। और मेरे को इतनी ये मानते हैं कि ड्राइवर जो है, अच्छा, और कभी भी जैसे बाहर जाते थे तो
जो भी हमारा वाहन चालक होता था, सही जगह पे ले जाने वाला सारथी होता था, उसके बच्चों के लिए 2-3 किताब लेके जाते थे। उसके एंड में एयरपोर्ट पे जाने से पहले बच्चों का नाम बताओ, किताब पे साइन करेंगे, अपने बच्चों को दे देना, एवरी सिंगल ड्राइवर। और ये सोचो कि जब डॉक्टर कलाम साहब पास्ट हुए रामेश्वरम में, मुझे कोई जमशेदपुर से आया उनका जो है सारथी, कोई उनका कश्मीर से आया, ये लोग कहाँ से आ गए पता ही नहीं चला कि 2 दिन में इनको पता भी लग गया ये ट्रेन बस लेकर के कैसे आ गए। 8-10 ऐसे मेरे को खुद मिले, उन्होंने कहा था मैं साहब वहाँ मिले थे हम, साहब ने किताब दी थी, तो अब कैसे मैं अकेले आखिरी मोमेंट पे नहीं छोड़ने दूंगा। वो सब आए थे रामेश्वरम में, रामेश्वरम जाना बहुत मुश्किल है, और जुलाई के महीने में, और 2 दिन 27 तारीख को उनका देहांत हुआ। 28 की रात में लोगों को पता लगा कि रामेश्वरम में उनका जो है जो लास्ट राइट्स होते हैं वो किए जाएंगे, और 1 दिन था उनके पास, 1 दिन में आ गए। कैसे आ गए ये लोग? इट्स अमेजिंग, नहीं? तो संवेदना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। हम लोग ना इतने ज्यादा लेफ्ट ब्रेन्ड हो गए हैं ना कि हर चीज को हम सोचते हैं आंकड़ों के, प्रॉफिट लॉस एनालिटिक्स, किसमें कब फायदा है। ये क्षणिक फायदे हैं। अगर आपको किसी से काम कराना है तो उसको जीत लो आप, उसको हराने की कोशिश मत करो। इवन फॉर योर ओन बिजनेस गेन ना, बढ़िया है। हम लोग हराने की कोशिश करते हैं, उनको जीतने की कोशिश नहीं करते। तो जीतने की आवश्यकता करें तो वो संवेदना से आएगी, इमोशनल स्ट्रेंथ से आएगी। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी स्पेशली युवा लोग हैं जो हमें सुन रहे हैं, आपको इमोशनली इंटेलिजेंट बनाओ, फ्रिजाइल मत बनाओ, और दूसरों के प्रति संवेदनाएं रखो, और अपना पर्पस ना बड़ा रखना चाहिए। नहीं तो हर 3 महीने में लक्ष्य बदलते रहते हैं लोग, क्योंकि लक्ष्य में इन्वेस्ट करें उससे पहले लक्ष्य बदल देते हैं। तो लक्ष्य कोई डे ट्रेडिंग थोड़ी ना है, मतलब इट्स नॉट फ्यूचर ऑन ऑप्शन थोड़ी ना है कि हर महीने बदलना है। इट हैज टू बी लॉन्ग टर्म एंड डेडिकेट करना पड़ता है। लोगों को 10-10, 20-20 साल लग जाते हैं, बट इट्स वर्थ इट। क्योंकि ऐसा नहीं है कि 10 साल में आपको सीधे कुछ मिल जाएगा। आपको पहले साल भी कुछ मिलेगा, दूसरे साल भी कुछ मिलेगा, तीसरे साल भी कुछ मिलेगा। आप बढ़ते जाओगे और आपको चीजें मिलती जाएंगी। डॉक्टर कलाम पायलट बनना चाहते थे 1940 में पायलट बनना चाहते थे, मिसाइल मैन पायलट बनना चाहते थे एज ए बच्चा, नहीं बन पाए, फेल हो गए, 1 रैंक से फेल हो गए। लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि सब छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि चलो मैं वो चीजें बनाऊंगा जो उड़ती हैं। तो पहले उन्होंने होवरक्राफ्ट बनाया जो जमीन से इतना उड़ता है, फिर उन्होंने स्पेस क्राफ्ट बनाया जो जमीन से सैकड़ों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर ऊपर जाता है, फिर उन्होंने अग्नि मिसाइल बनाई जो वापस भी आती है, फिर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जो सब कुछ उड़ा देता है, फिर वो राष्ट्रपति बने, और जब राष्ट्रपति बने तो वो सेना के अध्यक्ष थे। वो तो सुप्रीम कमांडर होते हैं ना जी। तो वायुसेना के भी सुप्रीम कमांडर। तो उन्होंने अपने वायु चीफ को बुलाया, एयर चीफ को बोला कि मैं पायलट बनना चाहता था, रिजेक्ट हो गया। तो उन्होंने कहा मैं इंक्वायरी का बैठा देता हूँ। लेकिन इंक्वायरी नहीं बैठानी, वो तो 1940 की बात है, और वो ठीक है, रैंक थी मेरी खराब, क्या करूँ। लेकिन क्या मैं उड़ना सीख सकता हूँ अब? आई लर्न फ्लाइंग इस एज में 2006 में उनकी उम्र होगी 73-74, 75 years लगभग। At 75 years of age, the man learned how to fly because it was his dream, right? So you make a dream, लक्ष्य ऊंचा होता है तो नहीं भी मिलता है तो बहुत कुछ दे के जाता है, ठीक है। लक्ष्य छोटा होता है तो मिल भी जाए तो कुछ नहीं होता है, ठीक है। सो दैट्स बहुत जबरदस्त सर, मजा आ गया। ये आपकी आखिरी जो बात थी ना, मेरे ख्याल बहुत लोगों को ना ये बहुत कुछ सिखाने वाली है। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच सर। आज आपके साथ बहुत मजा आया, बहुत सारी बातें करी। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत सारे सवाल होंगे आगे मेरे, फिर मैं आऊंगा वापस आपके पास, फिर बैठ के आपसे बात करूंगा। जय हिंद सर, जय भारत, जय श्री राम।